Hello, guys. This is me, Rupin, and you're watching Indian Gaming Podcast. So, welcome everyone. After such a long time, yes, we are doing podcast. Last time we did a Spider-Man podcast. That was an amazing one. Well, if you go by today's podcast, it is legit out of the box. For the very first time, we are presenting a proper Souls-like series game in front of you. हमने सकीरो किया था एक टाइम पे लेकिन आज हम एल्डन रिंग के पॉडकास्ट के साथ जा रहे हैं एंड इसी पॉडकास्ट पे और अच्छे से डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम साहिल भाई AKA इंडियन डेथ स्ट्रोक आफ्टर दैट हेलो यस आफ्टर दिस मिस्टर बोनेट हेलो Hi, super glad to be here. हेलो Hello. You mute. Yeah. Yeah. Hi. And Rando. Welcome. As well as our very own Mr. Forsey. Yes. So our Forsey is not the part of this particular discussion, but yes, he is handling this particular stream. So thank you guys for all the support you've shown till now. So guys, excited for today's podcast? क्या बोलते हैं सब? Absolutely. Very excited. Super hyped. Most favorite game of 2022 and इसके बारे में Yeah. डिस्कशन करना जब पड़ता है ना तब मतलब क्या बोलूँ मतलब मैं अगर इस गेम की डिस्कशन स्टार्ट करने से बोलूं एल्डन रिंग एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो ना एक पूरा प्लेटर है जिसमें आपको तीखा भी मिलेगा, आपको मीठा भी मिलेगा, आपको बगैर नमक मिर्च के भी खाना मिलेगा, हर चीज मिलेगी. वही है एल्डन रिंग टू बी ऑनेस्ट. उसी चीज को हमने डिस्क्राइब करना है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया इस पूरे अपनी जर्नी में. सो गाइस, जैसे कि आप सब या पूरा फूड कोर्स है. सो बेसिकली गाइस हम सब जानते हैं कि फ्रॉम सॉफ्टवेयर एक हार्ड गेम्स बनाने के लिए जाना जाता है. इफ यू गो बाय द सोल सीरीज, इफ यू गो बाय द ब्लडबॉर्न, बाय द सकीरो, तो जो आपका ये सोल सीरीज है दिस इज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स. और फ्रॉम सॉफ्टवेयर ने जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है फ्रॉम द पास्ट ईयर्स टिल नाउ इज अमेजिंग. बहुत कम लोग इस गेम को खेलते हैं इन टाइप्स की गेम्स को, लेकिन इस गेम को खेलने का सेटिस्फैक्शन अलग है. माइंडसेट एक अलग क्रिएट करना पड़ता है तब आप इन टाइप्स की गेम्स खेल पाते हो. बिकॉज नॉर्मल RPG गेम्स खेलना या फिर एक लीनियर स्टोरी लाइन खेलना इज डिफरेंट, बट प्लेइंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर टाइटल इज टोटली डिफरेंट टू बी ऑनेस्ट. तो बस ये है कि जस्ट आपको एक माइंड फ्रेम रखना पड़ता है, एक सही अप्रोच आपको अपनानी पड़ती है, तब जाके आप कहीं ना कहीं इन गेम्स को समझ पाते हो. बिकॉज यू आर लाइक अ फिश जो एक पॉन्ड के अंदर आपको खुद तैरना है. इट्स लाइक दिस. यही है फ्रॉम सॉफ्टवेयर. आपको खुद अपनी जर्नी खुद डिसाइड करनी है कि कैसे आप जा सकते हैं. कोई इसमें गाइडिंग नहीं है, कुछ नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो इसी के साथ इसी नोट पे ये हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. सो माय फर्स्ट question to everyone is the journey of Elden Ring as well as this From Software titles. Yeah. So मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा with साहिल भाई. साहिल भाई, आप मुझे बताइए, आपने बहुत सी गेम्स खेली हैं, काफी आप गेम्स खेलते हैं और आगे काफी गेम्स खेलेंगे. टिल नाउ अभी तक की आपकी जो फ्रॉम सॉफ्टवेयर को लेके जर्नी रही है और जो आपने एल्डन रिंग में अपनी जर्नी एक्सपीरियंस करी, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ लाइमलाइट दीजिए. एक्चुअली मेरे को शुरू से ही डार्क सोल्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्योंकि उस गेम में ये आ जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट गेम इन द वर्ल्ड. सबसे जो ये फ्रेंचाइज है ये सबसे ज्यादा टफ गेम के मामले में मानी जाती है, बिकॉज टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है. और मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि टाइमिंग बेस्ड गेम खेलो, एंड लोग इरिटेट होते हैं जिसमें उसमें करके दिखाओ कुछ. तो इस वजह से सोल सीरीज ने मतलब मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट गेन किया है. तो स्टार्टिंग में मेरी जो सबसे पहली सोल्स गेम थी डार्क सोल्स 2 थी,
वन मैंने नहीं खेली थी क्योंकि जब मेरे को इस गेम के बारे में पता लगा था तो वन थोड़ी ज्यादा ना पुरानी हो गई थी और पुराने ग्राफिक्स की वजह से खेलने का मन नहीं करता था। तो सबसे पहले मैंने वन खेली थी और मैं लिटरली इरिटेट होके आई थिंक मैंने फर्स्ट बॉस भी नहीं मारा होगा और मैंने गेम बंद कर दी थी। देन डार्क सोल्स 3 पे मैंने दोबारा ट्राई करा था, तब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट और बना। ग्राइंड करना पता लगा कितना ग्राइंड है इस गेम में, टाइमिंग वगैरह प्रॉपर जिस तरीके से गेम खेली जाती है वो सब पता लगा, तो उस हिसाब से खेली। देन सेकीरो ने तो मेरा दिल जीत लिया था जब सेकीरो आई थी। लिटरली जो उसमें पैरी वैरी कॉम्बैट स्टाइल उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया था, आई लव्ड इट। ब्लडबॉर्न भी आई थी, ब्लडबॉर्न मैंने प्ले स्टेशन लिया था जब मैंने पहला अपना 4। तो एक्चुअली ब्लडबॉर्न में मेरे को वन ऑफ द गेम्स थी जिस जो रीजन थी मैंने प्ले स्टेशन लिया था, मतलब गॉड ऑफ वॉर थी और ये ब्लडबॉर्न उसमें से एक थी। तो फर्स्ट डे ब्लडबॉर्न भी खेली थी एंड देन अब एल्डन रिंग आई है तो ये तो प्री ऑर्डर करके खेली है मैंने। इतना ज्यादा क्रेज था मेरे को इसका कि मुझे रुकना नहीं है बिल्कुल भी। वन ऑफ द बेस्ट गेम एंड लिटरली ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। सारी सोल्स गेम मिलाएंगे, सेकीरो अलग कर देंगे, ब्लडबॉर्न थोड़ा सिमिलर है लेकिन सेकीरो तो अलग ही मतलब प्ले स्टाइल है इससे। बट टेंजेंट ही अलग है। एक्चुअली हाँ टेंजेंट अलग है वो, बट ये इट्स रियली गुड एज कम्पेयर टू द सोल्स गेम। बाकी जितनी भी पुरानी थी इंक्लूडिंग डीमन सोल्स, बिकॉज इन सब का थोड़ा सेम है में जाते हैं ये। तो आई लव्ड एल्डन रिंग एज एन अपग्रेड अ लॉट just ग्रेट because ग्रेट। it's open world, yeah. सो लाइक डेथस्ट्रोक सेड साहिल भाई कि उनको एक डिफरेंट एस्पेक्ट लगा जब उन्होंने एल्डन रिंग खेला। सोल सीरीज डीमन सोल्स तो उन्होंने खेला है बिकॉज देयर वाज सम मोनोटोनस इन दैट गेम, बट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर गेम कॉल्ड एल्डन रिंग, तो वो एक लीप था फॉर हिम। सो इसी चीज को लाइमलाइट डालते हुए मैं बोनेट भाई से पूछता हूँ, बोनेट भाई, द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू प्लेड एल्डन रिंग, द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू went through all those caves and जब आप लिमग्रेव में एंटर करते हो, that earth tree at the right of you, और वो जब आप एक एक्सपीरियंस करते हो पूरा सिस्टम एंड सडनली आप देखते हो ट्री सेंटिनल वहां घूम रहा है, सो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम? लाइक मैं एक वर्ड बोलूँगा उसके लिए, एंड दैट इज़ मैजिकल। मतलब स्टार्टिंग में मैंने पहले के सोल्स गेम्स खेला लगे, तो आई नो दैट कि हाँ यू लर्न बाय डाइंग। तो मैंने सोचा नहीं यार, मैं तो पहले खेल रहा तो आई एम गोना चैलेंज हिम। और वो मेरी गलती थी, आई गेट इट, बट स्टिल मैंने ट्राई करा, मैं मरा, और मैंने वापस ट्राई करा, मैं मरा। देन आई थॉट कि चलो यार मूव ऑन कर लेते हैं। बट दैट्स द थिंग आई लव अबाउट इट। द थिंग आई लव अबाउट एल्डन रिंग इज़ दैट कि कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई एनी टाइम यू वॉन्ट, बट आप वापस पावरफुल होकर आ सकते हो, एंड वही तो सेटिस्फैक्टरी लगता है। बिकॉज आप पहले हार गए, देन आप ओवरकम करते हो उसी चैलेंज को। सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। एंड ट्री सेंटिनल को मारने के बाद मेरी बिल्ड वाली लूट भी नहीं मिली थी मुझे, बट स्टिल मुझे खुशी हुई थी कि हाँ यार मैंने हरा दिया, मैंने बदला ले लिया उससे जिसने मुझे इतनी बार मारा था। वो चक दे इंडिया में बोलता है ना शाहरुख खान कि जिस जो वजह तुम्हें नीचे गिराती है, एक बार तुम उस वजह को हरा दो तो तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो सब कुछ। तो वही चीज डेफिनेटली। वही फ्रॉम सॉफ्टवेयर है कि आप ट्राई 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 एंड देन दैट्स इट। सो इज एनीथिंग टू ऐड ऑन टू दिस बोनट? या बट सारे उसमें ऐसे ही होता है। देन एक और बदले वाला मोमेंट आया था ग्राफ्टेड सायन में, जो ट्यूटोरियल वाला बॉस है। वो तो ओके। इतनी बुरी तरीके से मैंने उसे मारा था, और इतनी अच्छी खुशी मिली थी उसे मारने के बाद, एंड आई वाज लाइक हुक्ड ऑन टू इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट। सो दैट्स इट। So overall your experience regarding the Elden Ring was amazing. जब आपने first time आप Limgrave enter करते हो, ambience देखते हो, so it was amazing for you. येस, इट डेफिनेटली वॉज अमेजिंग फ्रॉम मी, बिकॉज लिमग्रेव एक अलग कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। लाइक और ओपन वर्ल्ड गेम्स में क्या होता है, वो एक वर्ल्ड है जिसमें आप खेल रहे हो, बट एल्डन रिंग का ओपन वर्ल्ड क्या है, वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है। एंड वही एक चीज़, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द थिंग्स विच मेक्स एल्डन रिंग, उसका ओपन वर्ल्ड। आप बिल्कुल गेट खोलते हो एंड आपके सामने वो बड़ा सा ट्री खड़ा हुआ है, वो सर रेस फेंक रहा है आपके ऊपर, वो सामने वारी खड़ा है, फिर वहाँ से वो मेनेसिंगली जाता हुआ ट्री सेंटिनल। सो दैट्स द थिंग अबाउट एल्डन, उसका स्कोप, उसका लैंडस्केप, उसका आर्ट स्टाइल, एवरीथिंग। So great, great, great. So जिस तरीके से बोनेट ने different aspects में बताया कि not only environment but
the level designing, everything was so amazing. So yes, it was amazing for him. So जैसे कि अभी साहिल और बोनेट ने बताया regarding their experience regarding Elden Ring. So let's go towards Rando. Then I'll come back to Kaarthekeyan. So Rando, I just put it like this: कि you have played a whole lot of open worlds. This is the very first open world in respect to a From Software title. Your excitement before playing the game and your first impression when you saw the things going around you. I started from the beginning, from 2020 basically. Okay. But that's when I first bought my PC. So I Okay. want to start from that if that's okay. Yes. So actually, originally, मैं ना Dark Souls गेम मुझे पसंद ही नहीं था. एकदम जब पहले था जब मतलब during my teenage years मैंने first Dark Souls 1 ट्राई किया था, remastered नहीं, just normal Dark Souls 1. वहाँ पे मैं Asylum जो होता है वहाँ पे जो first दो undead मिलते थे, मैं वो भी क्रॉस नहीं कर पाया था. And then I say that this game is just hard for the sake of being hard and I do not want to play this game ever again. वैसा माइंडसेट सेट हो गया. तब मुझे पता नहीं था कि the developer's name was From Software. And वो वहाँ पे खत्म हो गया कहानी वहाँ पे. 2020 पे आ गया and I actually picked up Sekiro without knowing the fact that this was another From Software title. मुझे तो प्यार हो गया उससे. Sekiro was just so amazing. Best game I ever played and experienced. And इसके बाद थोड़ा रिसर्च किया and देखा अरे From Software ये तो वही लोग हैं जिन लोगों ने मेरा मतलब दिल तोड़ दिया था पहले टीनेजर्स पे. उसके बाद सोचा ठीक है एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ Dark Souls. But this time I picked up Dark Souls remastered instead. And वहाँ पे like of course एज हो चुका था तो वो पेशेंस लेवल भी अभी आ गया था मेरे में. तो gradually थोड़ा धीरे पेशेंस रख के मैंने वो Dark Souls खेला and I started to understand what this game was about and how the system works in this game. And with that I absolutely fell in love with the Souls formula. Went to Dark Souls, then I finished Dark Souls 3 and then I played Dark Souls 2 also and loved all of them. After this it was like continuously I was just constantly playing Souls game and it became something that other games stopped satisfying me completely. And when I got to know that From Software is actually developing another game named Elden Ring, I was really excited to know their release date or something. I need something out of it. अभी मुझे याद है जब Elden Ring first announced हुआ था on that Summer Game Fest, I think that was the event. Yeah, E3. E3 नहीं E3 नहीं, E3 तो बंद हो गया. Summer Game Fest था ना वो तो. No, actually E3 पे था. Elden Ring जिसमें Cyberpunk भी हुआ था showcase. मैं उसकी बात कर रहा हूँ. जो गेमप्ले जो ट्रेलर दिया था. अच्छा गेमप्ले ट्रेलर. हाँ गेमप्ले ट्रेलर वो वहाँ पे मुझे फर्स्ट मतलब मैंने एक्चुअल ट्रेलर देखा वहाँ पे. E3 शो मैंने नहीं देखा बट मॉर्निंग उठ के इंस्टाग्राम चेक किया वहाँ पे पोस्ट आया कि एल्डन रिंग का ट्रेलर आ गया एंड आई वाज जब वो ट्रेलर देखा मैंने आई वाज जस्ट नींद ऐसा था मेरा. एल्डन रिंग का ट्रेलर देखा ऐसा खुल गया आँख पूरा. कॉफी का जरूरत नहीं पड़ा था. आई वाज सो गॉडडैम एक्साइटेड अबाउट दिस गेम. एंड जो पता चला कि प्री ऑर्डर्स था एंड आई कैन लाइक प्लेस माय ऑर्डर देन एंड देयर. I placed it and this was my first ever game that I placed a pre-order and the second ever game that I bought in full price. कभी discount के लिए इसके लिए और रुका नहीं मैंने. I need this game right here and then. And then finally all the months of waiting passed on and finally game released. Game खुला, नीचे का tutorial section complete किया and वो section आ गया वहाँ पे जो ये उठाता है ना दरवाजा खोल के लिमग्रीफ के जाने के लिए. एंड वहाँ पे जब the moment I walked in there, I was just like, wow, mesmerized. This is mesmerized. Like the kind of feeling that I was getting was similar to how I first started Dark Souls 1. Like when I started Dark Souls 1, I did not know what this game was going to throw at me. And like a lot of people say, right, like they want to re-experience this game for the first time once again. Elden Ring was that kind of experience. Not completely completely the same experience, but still almost close to something like that. It was like the first experience. It was like first time experiencing a Souls game once again. Because जो उन लोगों का नॉर्मल फॉर्मूला रहता है एक एली वे से जो कंसाइज जो लेवल्स रहते हैं, they made it an open world and
at that point, I just did not know what to expect from this game. I was ready to be surprised by it. I was ready to look into all the systems that they've implemented. I was ready to check all the items that they have implemented in this game. And without any doubt, I can say I was not disappointed. Could be better, yeah, it could be better, but वो point बाद में आएगा. But overall, if I have to say, I was not at all disappointed, and I was completely satisfied with the entire experience. It was, again, as I said, like first, almost like playing a Souls game for the first time once again, re-experiencing it. It was really a very, very fresh experience, even in terms of open world games. जैसे आपने कहा कि open world games मैंने खेली है, like इतना ज़्यादा नहीं, but खेली है open world games. And वहाँ पे constantly आप एक common point हो गया at Elden Ring पे कि it's an unguided experience. It's actually what an open world game should be, in my opinion, because यहाँ पे हम लोगों को खुद चीजों के बारे में एक्सप्लोर करना पड़ता है, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ ओपन वर्ल्ड. हम लोग को एक्सप्लोर करना पड़ता है. वो एक्सप्लोरेशन पॉइंट जब आ जाता है यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स surprises and everything mixed up, and yeah, I just loved the entire game. That's great. That's great. Like what Rando said, कि जो Elden Ring का उनका experience था, that was amazing, because from the very beginning he was in and out from the From Software titles, but he went for the Elden Ring in a proper way. He was thoroughly satisfied with the journey, but there are some ups and downs. Definitely, we'll be having the discussion on that as well. So yes, a great game, to be honest. Elden Ring is a great game. Now, coming back to Mr. Kaarthekeyan. So Kaarthekeyan, point is, मैं कार्तिकेयन से बस इस में पूछूंगा. कार्तिकेयन, तुझे भी याद होगा, I was doing Infamous Second Son as well as Resident Evil 3 चल रहे थे उस समय मेरे चैनल पे, and everyone was like, आरपी भाई Elden Ring कब कर रहे हो, आरपी भाई Elden Ring कब कर रहे हो. So you were one of them. When gonna be the Elden Ring on your channel? Yep. When gonna be the Elden Ring on your channel? So having that, you can say, the excitement of that Elden Ring in you. So I want to ask the level of excitement you had when you were about to play that game. Your level of excitement and the journey you have. Yeah. So the amount of excitement I had regarding Elden Ring is, how do we say, थोड़ा शब्दों में नहीं बोल सकते. It's a feeling, it's an experience to have Yeah. that excitement. जब वो game like release भी हुआ, trailers भी आए थे, the hype was literally off the charts. Like जब Cyberpunk आए थे ना, like people were like, अरे वाह, they finally brought an open world, like वो जो neon वाले universe पे थे. The hype for Elden Ring was amazing, because if I could like to recollect one small point, अभी बहुत लोगों ने Game of Thrones तो देखी है, they have played Witcher, they have played Skyrim, and of course most of them may have played the old Dark Souls titles. तो जब वो एक fantasy setting आते हैं ना, like first time they hear, हाँ, a Souls game is going open world for the first time from Sekiro, Bloodborne and Souls जो भी आए थे उसके बाद, the hype was like off the charts, because like अभी जो लोग Elden Ring ने तैयार की, George R.R. Martin, as I had recalled even on your chats during your gameplay, this guy was the legend, the inspiration, everything behind Elden Ring. The same guy who wrote A Song of Fire and Ice, the same guy through which Game of Thrones was itself telecasted worldwide. That's the same personality who ended up writing the setting for Elden Ring overall. It's his work that has ended up as what we could call one of From Software's masterpieces right now. This beautiful open world setting that has literally taken everyone's hearts. अभी भी थोड़े chats पे like बहुत बार मैंने like सोचा कि अभी जो GOTY awards आने वाला है, will it compete against God of War Ragnarok? क्या होगा क्या नहीं होगा तो मालूम ही नहीं. ये तो hype ही जा रहा है, इसके लिए अलग level hype ही है. And regarding the journey, regarding my Souls journey, not much can be said, because my first game, Souls game, was Sekiro, and मेरा experience भी थोड़ा मैंने highlight की like in the Sekiro podcast. Like first time while playing Sekiro, it was a bit tough for me. The first time gameplay, like doing the tutorial part was okay, but जब वो deflections के बाद आए थे ना, I'll agree, honestly, I sucked at it. वो पहले वाले mini boss जो Yamauchi General होते हैं ना, I sucked at it. I died literally like 10 times. Like I'll be humble at it. Like मैं उतना pro level में नहीं था. But so what I did was,
Fling actually usually creates these trainers to help people. So मैंने क्या किया है, trainer download करके थोड़ा health infinite करके I decided to practice it out. I practiced out the mechanics, like just to see how it was. Because I have not played any other Souls game before this, and this was my first Souls game, so I wanted to know how the game was going to react to every bit of my moves. So after a bit of practice with the first general, I had found out that it was successful. And conclusion, जो सबको मालूम है, game में blocking is not the key, deflection was the key here. Like you will get that flash, you will get a flash from the और जो sound effect आती है वो deflection से, like to indicate it's successful. So that was one thing that I understood. And the transition from this game to Elden Ring was in a whole new level. It felt like अरे भाई यार, back to the Souls games. बाद में जो deflection mechanics नहीं आए थे, like हाँ, like हमको भी मालूम था, like वो Ash of Wars जो था, it came as part of the Ash of War, the deflect parry जो थे. But it was good. It came back to the Souls setting. उतना difficulty Sekiro जैसे नहीं गए थे, but at the same time it was not that easy either. They had maintained it perfectly. Like जिधर वो balance करनी थी, they had maintained it perfectly. So this is what I can say from my experience. Okay. No issues. So the point is, the way Kaarthekeyan has portrayed that, yes, the transition he witnessed from Sekiro to Elden was amazing. Yes, Sekiro was a different sizzler on a platter, but when it comes to Elden Ring, it's a whole new system, whole new level. So it's okay. No problem, Rando. It's okay, fine, yeah, no problem. So the point is, so guys, this is what, according to them, their journey regarding Elden Ring. So if you go by my journey, I want to say that uh, I have the essence of every Souls series. I have the essence of everything. Yes, I've played a little bit of games, as you guys know. थोड़ा बहुत खेला है मैंने, और थोड़े open worlds भी खेले हुए. But Elden Ring, to be honest, I have a mixed feeling for this game. I have a mixed feeling. Definitely, I'm gonna portray my feelings in the discussion. Yes, but overall, when it comes to the journey, I am happy with the journey which I had. I enjoyed it. Definitely, I just want to say that when I played this game on my channel, it was a co-op series with YG Rocks, my nephew. I did a co-op series of Elden, and we all know that in co-op series, the bosses in this game gets the buff. थोड़े से और हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा और डेंजरस हो जाते हैं, उनकी जो हेल्थ है वो और डेंस हो जाती है. सो आई ट्राइड दैट मोड, और मैंने YG के साथ खेला था, YG Rocks, my nephew. Unfortunately, he's not here on the podcast because he has some other works as well. So, लेकिन it was a nice experience, to be honest. मजा आया. The ambience was amazing. The journey was amazing. And मुझे अब तक याद है जब E3 आया था, जिसके बारे में भी मैं रेंडो से बात कर रहा था, जब E3 आया था, तो E3 में उस समय साइबरपंक का शोकेस हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. उस समय ब्लेयर विच का शोकेस हुआ था, और एल्डन रिंग का शोकेस हुआ था, एज वेल एज देयर वर लॉट ऑफ गेम्स. इवन उसका हुआ था, तुम्हारा द पनिशर का एक हुआ था, कुछ आया था पनिशर जिसमें था कोई, देयर वाज वन गेम. सो इट वाज अमेजिंग. या गोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट का हुआ था. तो मतलब इट वाज अमेजिंग. मतलब मुझे वो E3 बहुत पसंद आता है. इंसैनिटी हमारा ग्रुप है, हमने एक मिलकर उस पर रिएक्शन भी दिया था, हमने एक स्ट्रीम करी थी. तो जब एल्डन रिंग का मैंने वो देखा था E3 ट्रेलर, जिसमें वो जो रैडागॉन है और यू कैन से अमेरिका, वो हैमर के साथ था, जस्ट क्रेविंग द स्टफ. और मतलब वो जो एम्बियंस क्रिएट हुआ, सडनली जॉर्ज R.R. मार्टिन इज रिटन ओवर देयर, और वो जो हमारा माइंड उस समय ब्लो हुआ कि ओ भाई साहब, इट्स लाइक मियाजाकी एंड जॉर्ज R.R. मार्टिन वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट. इट वाज इटसेल्फ अ बिग थिंग, मैन. कम ऑन, एक गेम ऑफ थ्रोन्स की इतनी बड़ी एंटिटी किसी गेम में आकर अपना योगदान दे रही है, सो डेफिनेटली इस गेम में कुछ डिफरेंट होगा, कुछ बड़ा होगा. एंड देन और उससे पहले हमने सकीरो खेला था, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स थी, बिकॉज व्हाट सकीरो गिव अस वाज लाइक, भाई क्या ही था वो. सकीरो इज अ ट्रीट, मैं ये बोलूंगा. अगर एक बार आप उस गेम के मैकेनिक्स सीख गए, आप उसको, तो जो आपको मजा आएगा वो गेम खेलने में,
नेवर बिफोर नेवर अगेन काइंड ऑफ अ गेम, मैं इतना बोलूंगा। अब आगे ब्लैक मिथ वुकोंग आएगी, उसका मुझे पता नहीं कैसे होगी, बट डेफिनेटली सकीरो वाज वन हेल ऑफ अ गेम। सो एल्डन रिंग जर्नी वाज अमेजिंग, मुझे बहुत मजा आया। इट वाज वेरी 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 गुड टू बी ऑनेस्ट। बाकी देखते हैं कैसे आगे मैंने जो एक्सपीरियंस किया डेफिनेटली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट व्हेन इट कम्स टू जर्नी आई एंजॉयड द जर्नी, नो डाउट। तो गाइज अब यहाँ पर हम आते हैं अपने मेन सेक्शंस पे, दैट इज द डिस्कशन रिगार्डिंग द एल्डन रिंग। सो गाइज मैं पहले बोल देता हूँ, जो भी अभी चैट में हैं, अगर आप ट्रू एल्डन रिंग लवर हैं तो डेफिनेटली अगर हम कोई पॉइंट उनके उस गेम के कुछ माइनस पॉइंट्स भी बताएंगे तो दिल पे प्लीज मत लेना, ठीक है? मैं पहले ही बोलता हूँ, बिकॉज आज की डेट में लोग क्रिटिक से ज्यादा आप कह सकते हो कि जजमेंट ज्यादा लोग कर जाते हैं, तो जज कम करना गाइस। मैं इतना बोलूंगा, जो हम बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हमें कोई किसी गेम के लिए ग्रज नहीं है, वी लव गेम्स, तभी हम यहाँ पे आपके सामने पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो हम बस अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो एक बंदे ने एक्सपीरियंस किया। लेट्स से अगर कार्तिकेयन ने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, रैंडो ने दिया, साहिल भाई ने दिया, बोनेट ने दिया, कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उनका ओपिनियन है, कोई उस पे हम अपनी जजमेंट नहीं रखेंगे, देयर ओपिनियन एंड वी रिस्पेक्ट दैट। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट द स्टफ। सो पहला मैं यहाँ पे पॉइंट लेकर आना चाहता हूँ, द एल्डन रिंग एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइटल्स। मैं शॉर्ट रखता हूँ, अगर एक लेमन लैंग्वेज में बोलता हूं, मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगा एंड आई एम गोना स्टार्ट ऑन अ जर्नल वे। जो भी इसमें स्टेप इन करना चाहता है दे कैन डू। आप एक कार खरीदते हो, ओके, यू बाय कार, लेट्स से यू बाय स्विफ्ट आपने 3-4 साल चलाई। स्विफ्ट के बाद डेफिनेटली आप बोलोगे यार मैं कुछ इससे हायर वर्जन लूंगा, मे बी यू विल गो फॉर अ सेडान। आपने डिजायर ले ली, डिजायर चला ली अच्छे से, डिजायर के बाद बोलोगे यार अब मुझे और अच्छी गाड़ी चाहिए, अब यू वेंट फॉर वर्ना और इलेंट्रा, आपने वो चलाई। अब बोलोगे यार लंबी चला ली, छोटी चला ली, अब बड़ी गाड़ी चलाऊं, एसयूवी एक्सयूवी 700 ले लूंगा या स्कॉर्पियो ले लूंगा, या मतलब पैसा अच्छा हो तो BMW एक्स सीरीज ले लूंगा कुछ, आपने वो ले ली। तो डेफिनेटली अगर आप वक्त के साथ आगे जा रहे हो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, ऑब्वियस ही बात है। अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, दूसरे प्रोडक्ट पे जा रहे हो, तीसरे प्रोडक्ट पे जा रहे हो, तो you'll ask for a different stuff, different scenarios, different you can say satisfactory levels as well. तो इसी पर्टिकुलर नोट पे मैंने आपको एक बेस बता दिया कि मैं किस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। Elden Ring as compared to the previous titles of From Software, how you rate this game? तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले विद बोनेट। ओके, सो आपने कहा भी फ्रॉम वन कार टू अनदर, जैसे स्विफ्ट से जा रहे हैं हम लोग किसी और कार में, बट आई थिंक हम यहाँ पर स्विफ्ट से सीधा उड़ने वाली गाड़ी पे जा रहे हैं, बिकॉज हाँ, एल्डन रिंग बिल्कुल मतलब वैसे ही लगता है, अलग टाइप्स, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एन अपग्रेड, इट्स कम्प्लीटली न्यू। कि डार्क सोल्स 4 नहीं कह सकते इसको हम लोग, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई ऐड हो जाती, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती जो फ्रॉम सॉफ्टवेयर ने अपनी पुरानी जर्नी से सीखी, एंड दैट वो तो ऑब्वियस है कि होगा, क्योंकि एवोल्यूशन इज़ द ओनली नॉर्म। बट द थिंग आई लव इज़ दैट ओपन वर्ल्ड, क्योंकि और पुराने वो उसमें क्या था कि लेवल डिज़ाइन के बारे में जाना जाता है फ्रॉम सॉफ्टवेयर कि उनका लेवल डिज़ाइन कितना एक्सेलेंट है, एंड एवरी गेम में उनका लेवल डिज़ाइन अच्छा रहा है, कांट से फॉर डार्क सोल्स 2। बट या ब्लडबॉर्न, सेकीरो, डार्क सोल्स 1 and 3 दे वर एक्सीलेंट। सेकीरो को मैं सोल्स गेम नहीं मानता, बट वो भी बहुत अच्छा था, उसका कॉम्बैट इज़ सो फ्लूइड। एल्डन रिंग की बेस्ट चीज़ तो लोर है और उसका ओपन वर्ल्ड है, क्योंकि एल्डन रिंग से एक क्वेश्चन पूछता है एल्डन रिंग मुझसे, और उसी क्वेश्चन के थ्रू पूरा गेम, वही क्वेश्चन कैटलिस्ट है पूरे गेम का कि वहाँ पर क्या है, व्हाट्स ओवर देयर। तो ये क्यूरियोसिटी और ये क्वेश्चन की वजह से ये पूरा गेम ड्राइव करता है चीज़ों को। ओके। तो डेफिनेटली तो अपग्रेड तो है ही ये। सो जैसे कि अभी बोनेट ने बोला कि फॉर हिम दिस गेम वाज एन अपग्रेड, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है कि इसमें ओपन वर्ल्ड टच था जो कि अभी तक किसी फ्रॉम सॉफ्टवेयर टाइटल में नहीं था। एज वेल एज एक बहुत ही सही बात बोनेट ने पोर्ट्रे की, दैट इज
दी क्यूरियोसिटी कि यार वहां पर अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज इस गेम में ना कोई मार्कर है, ना कोई आपको गाइडर है कि आपको वहां जाना है तो क्या मिलेगा, बिकॉज और ओपन वर्ल्ड्स में यू स्टिल हैव दी स्टफ, बट यहाँ पर आपको ग्रेस ढूंढनी है, ग्रेस के साथ आपको एरिया सर्च आउट करने हैं, वहां डंजन्स मिलेंगे, केव्स मिलेंगी, सो वो बहुत वेल पोर्ट्रेड स्टफ। तो जैसे कि अभी बोला कि अभी बोनेट भाई ने, तो साहिल भाई, योर टेक ऑन दिस एज वेल एज, अगर आप कुछ और क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो इस पे तो बताइए। हाँ, मैं तो सीधा सीधा ये बोलूंगा दैट एल्डन रिंग इज डेफिनेटली एन अपग्रेड ऑफ अ सोल्स गेम, बिकॉज फर्स्ट थिंग, पुरानी जो इतनी भी सोल्स गेम थी, 1, 2 और 3, वो एक्चुअली उनका वर्ल्ड सेम था। तीनों गेम्स में कोई ना कोई ऐसी जगह, एरिया, बॉस या कुछ ना कुछ ऐसी जगह थी जो तीनों में शेयर होती थी। लाइक इट्स अ स्टोरी ऑफ अ सेम प्लेस बट इन 3 डिफरेंट टाइमलाइंस। तो सोल्स गेम तो ये थी, बट इन एल्डन रिंग इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. Even though the play style is a little bit similar, you just smack, roll on timing, you have to parry. These things were same, but थोड़े बहुत add-ons भी थे इस वर्ल्ड में. Like पहले हम crouch नहीं कर सकते थे. There was no sneak in the game in Dark Souls. Then we didn't Jump. have that jump. We didn't have jump. That's why पहले कई एरियाज जो थे डार्क सोल्स के, वो रोलिंग से हमको पार्कोर करने पड़ते थे. इसमें थोड़ा इजी भी कर दिया है, लेकिन इसी वजह से चीजें ढूंढनी भी मुश्किल हो गई हैं. अब हिडन चीजें इन्होंने और अच्छी जगह छुपाई हुई हैं, जहां पे लगता भी नहीं कि हम छलांग मार सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअली मार सकते हैं. मार सकते हैं। देन देर इज गार्ड इन्होंने इस गेम में बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया पुरानी सोल्स गेम से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काउंटर अटैक दे हैव गिवन अस. क्योंकि अगर काउंटर अटैक करते हैं और हम सामने से क्रिटिकल स्ट्राइक करते हैं, जबकि डार्क सोल्स में हमको पीछे से घूम के जाना पड़ता था, नाउ हम ऐसे ही काउंटर स्ट्राइक जब करते हैं तो एक्चुअली बैक स्टैब से ज्यादा डैमेज करती है वो चीज. वी हैव टू ब्रेक द पॉइजन. तो वो चीज भी इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करी है, वो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है. आई मीन चेरी ऑन द टॉप है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है गेम में, बट आई थिंक 80% गेम सिमिलर है. प्ले स्टाइल वाइज इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. एक चीज जो इसमें जो मुझे सबसे अच्छी लगी इसमें, उसमें ये लगा कि जैसे एक बॉस है जिसपे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपसे वो पार नहीं हो रहा है. तो डार्क सोल्स में क्या होता था, हमें पीछे जाके कोई एक ऐसा एनिमी ढूंढना पड़ता था जो हमें बहुत ज्यादा सोल्स देगा, उसे बार बार मार के हम अपना लेवल अप करते थे. बट इसमें वर्ल्ड इतना वास्ट है कि तुम्हें जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम वो नहीं कर सकते, तुम एरिया एक्सप्लोर करो. हो सकता है तुम्हें कोई नया एरिया मिल जाएगा जहाँ पे एक डंजन होगा, उसमें एक बॉस होगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा सोल्स दे देगा, या वही एक्सप्लोर करते करते तुम्हें कोई ऐसा आइटम मिल जाएगा जो तुम्हें बॉस में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा. तो ये चीज इन्होंने, ये मैकेनिक जो इन्होंने बनाया है कि इफ यू कांट डू इट, जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यू विल फाइंड समथिंग दैट कैन हेल्प यू बीट दिस बॉस. तो ये चीज इन्होंने बहुत अच्छी इम्प्लीमेंट करी है इस गेम में, ताकि जो नया प्लेयर है वो कई लोग स्ट्रगल की वजह से छोड़ देते हैं. जैसे मैंने खुद बताया, मैंने डार्क सोल्स 2 जब ट्राई करी थी, मैंने स्टार्टिंग में ही छोड़ दी थी. मैंने ज्यादा खेली भी नहीं, बिकॉज वहां पे एक एरिया था ग्रास वाला जिसमें बहुत सारे चूहे से थे, वो काट काट के मार देते थे. तो मैंने वही छोड़ दी थी कि मैंने कहा क्या यार, ये सब दिखते भी नहीं इतने फास्ट है. बट इधर एटलीस्ट हमारे पास चांस है. यहाँ भी हमारे सामने घुसते ही एक ऐसा बॉस होता है, मैं नाम नहीं ले रहा, बॉस होता है जो हमको बताता है कि भाई तुम्हारी औकात क्या है गेम में भी, तुम अभी बस बच्चे हो. ठीक है, बट हमारे पास ऑप्शन होता है उसको स्किप करके बाकी एरिया एक्सप्लोर करने का. तो वो चीज उन्होंने बहुत अच्छी करी है, जिस वजह से बंदा बोर नहीं रहता, गेम में फोकस्ड रहता है. सो मैं तो यही सिमिलैरिटी बोलूंगा. सेकिरो डेफिनेटली डिफरेंट गेम है, बिकॉज सेकिरो का मैकेनिक ही अलग है पूरी तरीके से. ये पार्कर अलग है, उसका फाइटिंग स्टाइल अलग है. सिमिलैरिटी जितनी भी है इसकी सारी सोल्स गेम से और ब्लडबॉर्न से ही है. सो अमेजिंगली पोर्ट्रेट, जिस तरीके से बताया अभी साहिल भाई ने कि यू हैव, ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आगे कैसे जाएं. तो जैसे इन्होंने पहले बोला कि पहले सिर्फ बैक गियर लगता था, लेकिन इस बार इधर भी गियर लगता है, इधर भी गियर लगता है, आपके लेवल पे भी गियर लगता है, किसी भी लेवल पे चले जाओ, पता ही नहीं होता कहाँ गियर लग जाएगा. सियोफ्रा रिवर चले जाओ तो नीचे चले जाओगे, ऊपर आके तो लिमग्रेव है, उससे ऊपर एक और आ जाता है तुम्हारा एरिया जहाँ पे आपको मॉक डायनेस्टीज होते हैं. सो इट्स लाइक एन नंबर ऑफ एरियाज टू एक्सप्लोर, और बहुत सही लेवल, और लेवल डिजाइनिंग भी बहुत सही है इस गेम की, नो डाउट. इफ यू गो बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्राफिक्स एज वेल एज द एम्बियंस डिजाइनिंग, भाई
कहते हैं ना माइक वो ड्रॉप तो स्टफ सोल है, से बहुत बेटर है, सोल से तो बहुत बहुत बेटर, ज्यादा बेटर है। बहुत बेटर है। सो जिस तरीके से साहिल भाई ने इस चीज को पोर्ट्रे किया, सेम क्वेश्चन गोज टू रैंडो एंड कार्तिकेयन फॉर द सो माय टेक फॉर दिस टाइम इज ऑन कार्तिकेयन। कार्तिकेयन, आप कैसे इस चीज को देखते हो? द डिफरेंस व्हाट यू हैव विटनेस्ड, यू हैव नॉट प्लेड डार्क सोल्स बट जितना भी आपने देखा है वाया गेम प्ले या जैसे भी आपने देखा है, और सकीरो तो खेला ही है, योर डिफरेंस, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द डिफरेंस। So regarding the old Souls games, right? While getting a first time introduction to it back around 2015 to 17, उस time पे when I had my Xbox 360, मेरे को एकदम एक curiosity मिला था, like what is this Dark Souls games and how like वो क्या कैसे different है from games like Skyrim or etc. Like so I just had to go through it like on YT, and then I found out like this is the setting, this is what's happening, and when you like experience those feelings in Sekiro, like for a guy who actually adores the samurai culture very much, and when you're like playing a Souls game based on that, the experience was pretty much similar. Like they shared a certain elements within it. They may have had certain differences between them, but like we can say that those differences are very minimal. Like अभी भी अब अगर Sekiro लेते हैं, they can recognize it as a Souls game. Like they share the elements very well. And Elden Ring में ना, like across the 160 plus hours that I personally devoted for playing it, right? It was an absolute bringer of emotion. Like आप इतने time spend करते हो to progress through the game, like about the mountains of XP that you have lost while trying to beat down the bosses, traversal, and like literally trying to focus on leveling up your character. But the one thing that caught my eye and my awe-inspiring attention was the landscape. Indirect, like landscape, the setting, everything that George R.R. Martin had poured his heart and soul into making this story. And regarding the story as well, right? Even if a first-time gamer can notice, right, you will not get the entire story in a first-time gameplay, because not a lot of things were mentioned through the cutscenes, if I can recall correctly. Like first time gameplay पे नहीं मिल सकता है. Like अब अभी आप इतने time devotion लगवाते हैं ना, only then you can experience it properly. And the one thing that I can like share in terms of differences is that, right, Elden Ring, as we can see, like open world है and everything, that's on one level. The other level is that there is freedom in your combat. There is freedom in your combat mechanics. Stealth भी एकदम एक viable option हो गया literally because of that crouch walking ability and the backstabbing ability. Horse के ऊपर combat भी कर सकते हैं, so that is an amazing feature that was added. Like कुछ bosses के लिए we had to resort to using torrent to fight against enemies like dragons. जो flying dragons थे, the glintstone dragons, whatever dragons you can name it. It's like Torrent became a friend, like a brother for you, a friend for you, a companion, like one who's going to help you through each and every instance. That was one side. The Ashes of War, जो previous Souls games को combine की, like weapon skills and weapon affinities. जो लोग Souls game के लिए, they can know this. Like it combined both these elements and it made a new element in Elden Ring. So that was one improvement. And the classes and the character customization was totally revamped. एकदम एक स्पार्क बिल्डअप किया. लाइक अभी पुराने वाले सोल्स गेम पे जो कस्टमाइजेशन थे ना, कंपेयरिंग इट विद दिस, इट विल गिव यू लाइक नॉस्टैल्जिक वाइब्स टू द ओल्ड आरपीजी गेम्स जिस पे Yeah. कस्टमाइजेशन थे. So this was another really nice touch to it. Farming के बारे में बोलना है ना, for weapon and loot farming, this was one thing I loved about this game. Like अगर आप एक सिंपल एनिमी को like defeat करते हो, you will find out that he drops some random loot, and then when you defeat that same enemy again and again, you'll find out that और extra pieces भी गिरते हैं उससे. Like you get a long sword from one of Godric's soldiers, like soldier of Godric, अगर कोई तो drop करता है, he drops a long sword. Next time उसके साथ लड़ाई करते हैं, you'll find out he drops an armor piece as well. So Exactly. farming was one thing that was really interesting here. It makes you like wanting to go back again and again to complete the set. Like जो armor set थे या weapons थे, it will just make you go back. It like थोड़ा inspirational भी है. It'll push you to finish it very well. Exactly. तो जिस तरीके से कार्तिकेय ने बोला कि द लेवल डिजाइनिंग इज अमेजिंग और फार्मिंग बहुत अच्छी है इसके अंदर, एज वेल एज यू कैन यूज द हॉर्स व्हिच इज टोरेंट
उसकी हमेशा पूंछ छोटी थी ना, छोटी थी उसकी पूंछ, तो पता नहीं शायद जैसे कहते हैं ना पंजाबी च गुत्त बनाती सी ਉਹਦੀ वो पूंछ पोनी दी। टाइप जैसे ही दिखती है हाँ पोनी टाइप था। मतलब द पॉइंट इज जिस तरीके से गेम को दिखा रखा है इट इज अमेजिंग, लेवल डिजाइनिंग, फार्मिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग। नाउ रैंडो, फार्मिंग की जहां तक बात आई, वी आर जस्ट कंपेयरिंग एल्डन विद द अदर टाइटल्स। Currently you have played Nio also. Neo is the correct pronunciation I use here. You've played Neo as well. So मैं अगर उससे भी कंपेयर करूं, बिकॉज वो भी अगर हम इसमें लेकर आते, क्योंकि वो भी थोड़ा सोल्स टाइप हल्का हम कह सकते हैं, कुछ एसेंस है उसका उसमें। सो योर टेक ऑन दैट कि अभी तक जितनी भी आपने फ्रॉम सॉफ्टवेयर टाइटल्स खेली हैं, बी इट डार्क सोल्स 1 2 3, द ब्लडबॉर्न एज वेल एज द सकीरो, एल्डन रिंग कितना एक बड़ा यू कैन से टर्न अराउंड है? आपी जी एक काम करो, नियो को ना हम लोग फिलहाल के लिए सेपरेट करके रखते हैं, बिकॉज नियो इवन दो इट हैज सिमिलरिटीज, उसका मतलब जो एक ऑब्जेक्टिव्स होता है नियो पे, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम सोल्स। इट्स that bit goes towards the looter genre, तो and souls is not a looter genre, तो let's keep those two separate। हाँ एलिमेंट्स शेयर करते हैं, बट आई बिलीव कि फिलहाल के लिए वो कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, स्पेशली सिंस आई डिड नॉट कंप्लीट द गेम yet, तो it would be wrong to say anything regarding those. But if I have to compare it with the previous titles of Souls, then I say that Elden Ring was the final product of what the devs were like experimenting with on their previous titles, excluding Sekiro, of course. Sekiro का elements Elden Ring में बहुत कम दिखने को मिला, but if we just go by the Souls series, जो Dark Souls 1, 2, 3 and even Demon Souls Souls पे देख सकते हैं हम लोग, उसका उससे जो एक मतलब मैकेनिक्स इन लोगों ने बारे हर एक सीरीज पे एक्सपेरिमेंट किया, उन सब के साथ कल्मिनेट करके उसके ऊपर ऐड करके दे मेड दिस फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स दैट हैव क्रिएटेड अप अंटिल नाउ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक गेम प्ले वाइज ये डार्क सोल के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है। यू नीड टू रोल अराउंड एंड डॉज एनिमीज यूजिंग द आईफ्रेम्स एंड देन हिट देम इन देयर ओपनिंग व्हेन दे गिव देयर ओपनिंग। पेशेंस का गेम यहाँ पे आ जाता है, एंड दिस वाज द सेम कॉन्सेप्ट इन डार्क सोल्स आल्सो। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि like you can see in Dark Souls 1 कि वहाँ पे mainly focus रहता है how you can like go around the enemy and then give them a backstab, best strategy there। Dark Souls 3 पे क्या था कि you use your rolling to your maximum and then use your R1 spam। Elden Ring पे क्या आ गया, backstab is an option, a valid option, like viable option। At the same time rolling is also a viable option। In addition to that they जो Dark Souls 3 पे उन लोगों ने skills दिया था, वो स्किल्स को उन लोगों ने इम्प्रूव करके दे इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम ऑफ एशेस ऑफ वॉर व्हिच इज अगेन अनदर वायबल ऑप्शन। शील्ड्स जो उन लोगों ने डार्क सोल्स 1 के बाद मोर लेस ड्रॉप कर दिया था, दे इंट्रोड्यूस्ड इट इन डार्क सोल्स एल्डन रिंग वंस अगेन, एंड अगेन शील्ड्स इज अ वेरी वायबल ऑप्शन बिकॉज ऑफ द काउंटर, द ब्लॉक काउंटर। तो इन दैट वे जो जो सिस्टम्स उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था हर एक गेम पे, दे इम्प्लीमेंटेड दोज सिस्टम्स इन हियर एंड देन इम्प्रूव अपॉन दिस। यू कैन कॉन्स्टेंटली सी इन दिस, लाइक मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे मैंने नोटिस किया है हर एक गेम पे जो डार्क सोल्स गेम्स था, मैंने कॉम्बैट को जैसे अप्रोच किया था मैंने हर एक गेम पे, Elden Ring's approach was completely different। My approach towards Elden Ring's combat was completely different। I was using jump attacks a lot more। I was using power stance। I was using the skills a lot more। थोड़ा बहुत मैजिक भी मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था एल्डन रिंग पे बीच बीच में। सो इन दैट वे कंसिडर एंड जो ये अप्रोच मुझे लेना पड़ा, it felt a lot more engaging and it felt more fleshed out। So in that way I feel like Elden Ring is a massive improvement over the Souls genre, using what they learned in Souls games that they created। Basically the Souls series was the testing ground and Elden Ring is the final product for them। Okay, so as Rando conveyed that
Elden Ring is like the mixture of a lot of learning, to be honest. जो From Software title ने अपने previous edition से learn किया, they literally jot down those points, they clubbed those points, and at the end they created a game called Elden Ring. Because there are a lot of improvements, definitely jump था, crouch था, then थोड़ा और differences थे, और ऊपर फिर ओपन वर्ल्ड था, तो बहुत सी चीजें ये इन्होंने जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन करी है. इफ यू गो बाय माय ओपिनियन, Elden Ring, to be honest, is a good game, no doubt. Point is कि ओपन वर्ल्ड एक बहुत खूबसूरत बना है. डेफिनेटली मैं इतना बोलूंगा, मैंने बहुत कम ऐसी गेम्स हैं जिनका मेरे को ओपन वर्ल्ड बहुत प्यारा लगा है. रिसेंटली मैंने भी गोस्ट ऑफ सुशीमा खेला है, बहुत जबरदस्त उसका ओपन वर्ल्ड था. सेम गोज टू एल्डन रिंग. चाहे आप लिमग्रेव जाते हो, चाहे आप सियोफ्रा रिवर जाते हो, चाहे आप नॉक्रॉन कैसल जाते हो, चाहे आप केलेट जाते हो, जो कि डिप्रेसिंग एरिया, बट उस डिप्रेसिंग एरिया में भी आपको यू कैन फाइंड द एक्सूबरेंस ओवर देयर. चाहे रॉट है चारों तरफ, बट स्टिल यू फाइंड द फील आउट ऑफ इट. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं ना कि कहते हैं ना, हर चीज में कुछ एक पॉजिटिविटी होती है. अगर आप किसी भी उस एरिया में जाओ, वो पॉजिटिविटी आपको दिखती है कि आपको यहाँ पर आगे क्यों बढ़ना है. पॉइंट इज दिस. सो व्हेन इट कम्स टू द एम्बियंस, नो डाउट टॉप नॉच गेम है, मजा आ गया था मुझे. एज वेल एज कंपेयर टू द प्रीवियस गेम्स, प्रीवियस टाइटल से आपके सोल सीरीज के, वो भी काफी, उससे काफी डिफरेंट था, एक अपग्रेड था. जैसे कि ब्लडबॉर्न, मैं फिर बोलूंगा, ब्लडबॉर्न मेरी अभी तक की फेवरेट गेम है when it comes to soul series. उसके जैसी गेम मैंने आज तक नहीं खेली, be it the gothic world या कुछ भी आप लगा लो. मैं Sekiro is one of my favorite games, no doubt, but मैं Bloodborne को उससे ऊपर हमेशा रखूंगा. ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे Bloodborne बहुत पसंद है. तो जिस तरीके से Bloodborne में gothic world दिखाया था, वो एक डिफरेंस हमें लगा था, क्योंकि सोल सीरीज से जो हम चलते आ रहे थे, Bloodborne एक हमें लीप लगा था. लेकिन एल्डन जब हमने देखा कि ओपन वर्ल्ड इस तरीके से बना है, वो भी एक काइंड पे लीप था. लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जहां पर मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुआ हूं. जब आप इतना बड़ा ओपन वर्ल्ड बना रहे हो, जब इतना सब कुछ हो रहे हो, इन 2022 गेम यू कैन नॉट स्विम. यही यहाँ पर आप स्विम नहीं कर सकते. दिस इज द मेन थिंग. मैं बॉस फाइट कर रहा था, देयर वर लियोनेस बिस्बिकॉटन. सडनली मैं वहां पे पानी की तरफ गया, ना डाइड. कम ऑन. एक ऐसी गेम, इतना बड़ा जॉनरा, इतना बड़ा ओपन वर्ल्ड, इतना सब कुछ, योर प्लेयर कैन नॉट स्विम. दिस इज द वेरी वेरी बेसिक थिंग. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, अगर एडिशंस होते तो और भी अच्छा हो सकता था. मैं हमेशा बोलता हूं एल्डन रिंग के लिए कि फॉर मी एल्डन रिंग कुड हैव बीन बेटर. मैं एक वर्ड बोलूंगा, कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज और भी पॉइंटर्स हैं जो हम इसमें अभी मैं आगे शेयर करूंगा, विच इज वैलिड, और आप सब मुझसे अग्री करेंगे. बिकॉज आपने खुद 2 साल पहले एक ऐसी गेम खेली, ठीक है, मैं सकीरो को ये नहीं बोलूंगा कि वो सोल लाइक सीरीज है, लेकिन फिर भी इट इज फ्रॉम द सेम डेवलपर्स है, तो वो फ्रॉम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट, एक एडिशन है. उस गेम में you were doing the death blows, you were doing the air blows, you were swimming, underwater boss fights हो रही हैं, इतना वर्सेटैलिटी थी. क्या कहीं ना कहीं इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आ सकते थे इफ यू मेकिंग सच एन ओपन वर्ल्ड? तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर अंडर वाटर कुछ बॉस फाइट्स हो सकती थी, अंडर वाटर कुछ हम एक्सप्लोर कर सकते थे, कुड हैव बीन मोर इंक्लूजन्स इन इट, तो ये गेम और भी खूबसूरत अच्छा बन सकता था. मैं ये नहीं कर रहा इट्स नॉट अ गुड गेम, बट स्टिल इट कुड हैव बीन अ ग्रेट गेम. मैं ये बोल रहा हूँ. सो इस पॉइंट के साथ अगर आपको कुछ पॉइंटर्स लगते हैं जो इस पे आप उठा सकते हो, तो डेफिनेटली फील फ्री टू. और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पॉइंट्स हैं, सबके जो पॉइंट्स हैं, वी रिस्पेक्ट आवर ओपिनियंस एंड वी रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस एज वेल. Point is this. So, आप क्या बोलते हो guys? Could have been better? What you guys say? Yeah, if actually we are even going for the negatives also in this point, then I would say that yeah, definitely it could have been a lot better than what it is. Because one thing that they did was they created an open world. That's great. It's an open world that we want to explore. But at the end, though, the more we explore this open world, that sense of satisfaction of exploration starts to gradually turn into a bit of a tedium. Because जो ओपन वर्ल्ड इन लोगों ने क्रिएट किया है, हाँ, रीजन्स वेरी करते हैं, दिखने में अलग अलग होते हैं, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिपीटेड स्टफ इन इट.
You check the catacombs, repeated, the bosses, a lot of repeated bosses, caves repeated, and lastly उस पे और एक चीज आ जाता है कि मतलब जो हाँ एनिमी वैरायटी अगेन रिपीटेड। ये एनिमी वैरायटी पॉइंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर पुराने डार्क सोल्स सीरीज पे देखते हैं हर एक एरिया पे जब आप जाते हो उस एरिया के स्पेसिफिकली एक एनिमी वैरायटी होते हैं, कुछ एक ग्रुप ऑफ एनिमी वैराइटीज, वो एनिमी वैरायटी दूसरे एरिया पे रेयरली रिपीट होते थे। बट इन एल्डन रिंग ये चीज ऐसा नहीं है। यू स्टे लिमग्रेव, आपको वो सोल्जर्स मिलते हैं, आप केली चले जाओ वापस फिर से वही सोल्जर्स दिखने को मिलेंगे, आप आउटर्स प्लेटू चले जाओ फिर से वही सोल्जर्स दिखने को मिलेंगे। आप आपका बॉसेस जो सरप्राइज बॉसेस होते हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, बट वो दो सेम बॉसेस आर अगेन लाइक यू नीड टू फेस दो सेम बॉसेस अगेन इन दी डिफरेंट एरियाज। वेरिएशंस ज्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे। And same goes for other areas. The only unique enemy that was there was on the Mount Gelmir. I think that was the name, I forgot. वहाँ पे जो witches रहते थे, that was the only enemy जो मतलब मुझे कहीं और पे नहीं, किसी और एरिया पे नहीं दिखा वो enemy। बाकी each and every enemy like it didn't feel right, क्योंकि वो एक्साइटमेंट कम हो जाता है। क्योंकि डार्क सोर्स पे जब मैं दूसरा नया एरिया पे जाता था एक एक्साइटमेंट रहता था मेरा कि मतलब हाँ ये एरिया अलग होता है तो यहाँ पे एनिमीज कैसे रहते होंगे, उनके मैकेनिक्स कैसे होंगे, उनको कैसे काउंटर करो, वो एक एक्साइटमेंट एक थॉट प्रोसेस हमेशा रहता था मेरा, एक्साइटमेंट रहता था। लेकिन जब एल्डन रिंग पे जाता हूँ आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग केलिड एंड लियोनी ऑफ लेक्स, उसके बाद से इट्स लाइक फिर से वही शायद आएंगे, क्या क्या डिफरेंट होगा, वही एनिमीज को मारना पड़ेगा। आई वाज लिटरली स्किपिंग थ्रू अ लॉट ऑफ एनिमीज। और कूड़ा था तो कूड़े से मैं स्किप करके जाता था बिकॉज मुझे पता है इन लोगों के साथ कैसे जूझना है, एंड दे वर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज और एनी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। So that was one major disappointment from my side in Elden Ring, the repetitiveness of everything. Caves and Dungeons भी ठीक है because variations रहते थे, but the repetitive enemies were a massive letdown for me. And ऊपर से और एक चीज एक्चुअली, कैन आई ऐड वन मोर थिंग? श्योर। या ओके, ऊपर से और एक चीज मुझे लगा कि मतलब जो लेवल डिजाइन के बारे में बात हो रही थी, हाँ लेवल डिजाइन ओवरऑल इफ वी सी इट इज गुड, but though none of the areas on the later section after Limgrave, none of them felt really fleshed out. Okay. Can you आप जब लिमग्रेव पे रहते हो, since it's an open world, you need to bring in variety in the different regions. आप लिमग्रेव पे रहते हो, आप ईस्ट की तरफ जाओ, आपको एक फॉरेस्ट मिलता है, फर्दर ईस्ट जाओ आपको वहाँ पे फर्स्ट आपको लेक मिलता है, लेक को फर्दर क्रॉस करो आपको एक फॉगी फॉरेस्ट मिलता है, कंप्लीट डिफरेंट एरियाज। आप साउथ With the की तरफ bears. जाते हो आपको आप साउथ की तरफ जाते हो आपको वो एक आइलैंड मिलता है, आप वेस्ट पे जाते हो आपको सी शोर मिल जाता है, अनदर डिफरेंट एरिया, एंड अगर आप नॉर्थ पे जाते हो यू गेट दी स्टॉर्म हिल्स। So constantly there was a difference in the topography, and also there was kind of how to put it, लैंडमार्क्स रहते हैं वहाँ पे कि मतलब इस एरिया पे आने से मुझे ये डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन आप अगर दूसरे एरिया पे चले जाते हो, पकड़ो केली देख लो, the entire area is just a massive red desert with dead bodies everywhere. आपका ओनली लैंडमार्क्स रहता है कुछ कैसल्स या टावर्स रहेंगे, वो तो लिमग्रेव पे भी है, तो व्हाट्स द डिफरेंस इन दैट? एंड अगेन लिमग्रेव पे और एक चीज आप अलग नोटिस करेंगे, वहाँ पे देयर वर ट्रॉलीज ना, जो वो जायंट्स पुल करते थे। सो अगेन अनदर यूनिक फीचर ऑफ लिमग्रेव, बट वैसा टाइप का यूनिक फीचर मुझे किसी भी एक दूसरे एरिया पे नहीं दिखा। बट इफ वी गो बैक टू अगेन डार्क सोल्स 3, हाँ वहाँ पे ऐसा कुछ यूनिक नहीं था, बट देन अगेन दोज गेम्स आर स्मॉल इन कंपैरिजन, एंड वहाँ पे जो उन लोगों ने variety banaya as per the design of the aesthetic designs and the how to put it, the level designs and the enemy variety, it was enough. But in case of Elden Ring, when they went to Elden Ring in open world, they should have put a bit more thought into how they could actually create the variety in different zones of the massive world that they've created. So जिस तरीके से अभी रैंडो ने पॉइंट को, या रैंडो एनीथिंग टू ऐड ऑन? no, that's it. Yes, Kaarthekeyan. Yeah, so regarding a few points about Elden Ring, right? Like अभी आपने जो बताया था, the swimming not being there in Elden Ring, ऐसे लगता है कि we are just going back to all the way to the earlier games जिसपे एक player character swim नहीं कर सकते। I mean, we are a warrior, right? We are meant to swim. We should know how to do so as well. But like जैसे आपको आपके stream को देखने के बाद, and even I had also encountered it personally, like during that boss battle with Leonin.
like it feels a tad bit off key. Like how do we say, like they could have done something एकदम एक underwater एक city बन सकता है. I mean if they made Nokron out of nowhere, like एकदम underground पे, they could have done something with the sea surrounding the lands between. They could have made some world out of that. But if I have to say a point in From Software's defense as well, water body इतना massive था कि like it will feel like you are adding extra data into the game. Like थोड़ा और बढ़ जाएगा ऐसे लगता है. They could have made sure like they wanted to keep it to like a certain GB limit. Like थोड़ा GTA 5 जैसे 100 GB तो नहीं जाना था ना. So they could have thought of that in a matter So, of speaking. अगर अगर उनको जीबी ही ऐड ऑन इतना टेंशन था उनको, तो व्हाई दे हैव एडेड अ मेन बॉस एज अ एवरगोल बॉस? अगर आप गॉड्रिक से फाइट करते हो, उसका फर्स्ट फेज वो उठाकर आपका उसमें ला देते. अगर उनको जीबी की इतनी टेंशन थी, देन व्हाई दे एडेड दिस स्टफ? पॉइंट इज दिस. सो देखो, पॉइंट इज, पर अगर गेम ऑफ द ईयर किसी को बनना है, तो 15 घंटे की गेम या 10 घंटे की इट टेक्स टू बी गेम ऑफ द ईयर बन जाती है. यू डोंट नीड टू गो फॉर द 100 hours of play. Point is, what you are adding, does it have the versatility or the variety which is important? Point is, अब जैसे साहिल भाई और बोनेट कैन कम इनटू, बोनेट आपके लिए भी, is quality matters or quantity matters? Point is Quality. this. Definitely quality. Quality for me too. Quality. Yeah, so Always. point is very valid to be honest. इधर जीबी का अगर हम खेल खेलें, तो जीबी के हिसाब से तो भाई ये गेम पहले ही थ्रेशोल्ड पार कर चुकी है. ठीक है ना? बिकॉज इसका ओपन वर्ल्ड अगर आप खोलो, तो इट्स लाइक भाई मैं 2 महीने के लिए पैक्ड हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऑफिस से आऊंगा 2-3 घंटे खेलूंगा, बस वही खेलता रहूंगा 2-3 महीने तक, बस इस तरीके से सब. बट यू कैन कैरी ऑन विद योर पॉइंट. Yeah, so and the next few points that I'd like to add from Yeah. this is that freedom was one thing that was a plus point in Elden Ring. Like पहली बार जब आप Limgrave पे जाते हैं ना, like when you land in Limgrave, right, you had like more than a variety of options. बहुत ज़्यादा dungeons थे surrounding you, so it's up to you. You could just go anywhere, wherever you want and explore. Yeah, the alternative route slash the default route would be to follow those Light of Graces all the way to Stormveil Castle, do the main dungeon boss jo tha. Yeah, you could just find a hidden route and go all the way to the next zone. Like you can go to Rare area. Like I say, like you can skip that way. The freedom was there in your hands. And one thing that set Elden Ring apart from the different games was that एक एरिया पे वो एक लेवल लिमिट थे. लाइक जैसे पुराने वाले गेम्स पे, राइट, एनिमीज वुड बी देयर, उनके लेवल ऐसे है कि दे विल मैच अप विद द प्लेयर्स लेवल. अभी एल्डन रिंग में ऐसे नहीं था. लाइक सर्टेन प्लेसेस हैड लाइक एनिमीज विद अ हायर लेवल देन योर प्लेयर कैरेक्टर. ऐसे था एक चीज. सो व्हाइल लाइक when you like play a few old games and you'll be like ठीक है, like if freedom तो है and you were able to explore, right, but enemies ऐसे है, then if they're like high level, right, then what's the use of such freedom? Like अगर आप explore करेंगे, you come across a high level enemy, he's about to just flatline you and बस हो गया ना, like वो चीज. So this I feel could have been a bit different, but it was understandable why they actually had to do it. The next thing was that और कुछ नहीं है actually. No issues, no problem. So guys, जैसे कि obvious सी बात है, साहिल भाई इसमें आ सकते हैं, बोनेट भाई भी आ सकते हैं. देखो, हर गेम के pros and cons होते हैं, definitely. But yes, we are here just to share the experience which we had, और हमारे अपने pointers हैं. तो बाकी जो अगर कुछ आपको कुछ minus points लगे हैं साहिल भाई और बोनेट भाई, अगर आपके प्ले थ्रू, just share with us. Yeah. मेरे को तो लगता है जितने भी माइनस पॉइंट थे वैसे तो सारे कवर हो चुके हैं. एक बस माइनस पॉइंट और कहूंगा. वैसे वो प्रो भी है, कॉन भी है, एक्चुअली दोनों ही चीजें हैं. अब मैं बस ये बोलूंगा कि पुरानी सोल्स गेम और इसके कंपैरिजन में ना इसको थोड़ा इजी बना दिया गया है इस गेम को, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ यूटिलिटीज दैट वरंट देयर इन डार्क सोल्स. तुमको ग्राइंडिंग करना पड़ता. फर्स्ट जो ऐश ऑफ वॉर थी, क्योंकि लाइक पहले जब हम समन करते थे, आपने जैसे स्ट्रीम की शुरुआत में बोला ही था कि बॉस की हेल्थ बढ़ जाती है
डेंस हो ही जाती गेट्स डेंस हो जाती है इफ वी टेक एनी सपोर्ट, अगर कोऑप कर लेते हैं या किसी को समन करते हैं। बट इस गेम में उस चीज को इजी बनाने के लिए इन्होंने हमको दे दिया ऐश ऑफ वॉर। हम उसमें हम टैंक समन कर सकते हैं, जो हमारे लिए बॉस का सारा डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, बॉस उसको मारता रहेगा और हम बॉस को मारते रहेंगे। तो वो चीज एक तरीके से जो सोल्स जिस चीज के लिए फेमस थी, डिफिकल्ट बॉसेस, वो चीज इजी बना देती है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट वहां पे थोड़ा एक तरीके से मुझे कौन लगता है। सेम चीज ऐसे भी है, कई बॉसेस ऐसे हैं जिनके चीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक से हैं। मैं चीज बोलूंगा नहीं, बट इन्होंने बनाए हैं कि हम चीज कर सकते हैं रैंडो बॉसेस अच्छे से को। जान रहे, रैंडो की चेहरे की मुस्कान बता रही है किसकी बात कर रहे हैं साहिल भाई। तो ये सब चीजें बहुत मुझे तो कौन लगती है इस चीज का, लाइक ब्लॉक जो था, इफ यू आर नॉट एबल टू डॉज समवन। और पिछले गेम में पैरी इतना ओपी होता था, लेकिन उसके लिए तुमको अपने को प्रिपेयर करना पड़ता था, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, बिकॉज हर बंदे की एनिमेशन अलग होती थी अटैक की। यू हैव टू टाइम योर पैरी परफेक्टली एंड देन यू कैन डू द काउंटर अटैक। बट इन एल्डन रिंग यू जस्ट हैव टू ब्लॉक, उसका पॉइज ब्रेक करना है, थोड़े बहुत हैवी अटैक करने हैं, लाइक जायंट्स जो होते हैं, बस 2 हैवी अटैक मारो, यू कैन गेट अ क्रिटिकल स्ट्राइक ऑन देम। और ऑब्वियसली जो बड़ा एनिमी है उसको इवेड भी करना आसान होता है, उसके पैर के नीचे चले जाओ। तो ये सब चीजें जो हैं इस गेम को थोड़ा इजी बनाती हैं, जो एक सोल्स जॉनर मुश्किल होने वाली चीज को इजी बना रहे हैं। तो वो चीज मेरे को एक कौन लगती है, इनको डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी इन्होंने, जबकि गिरा दी। बट ये प्रो भी है, क्योंकि अगर कोई नया प्लेयर आता है इस सीरीज में तो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इतनी सारी यूटिलिटीज रहेंगे सब करने के लिए। बट एक जो पहले से सोल्स गेम खेल रहा है उसके लिए ये कौन है, क्योंकि उसके लिए वो चैलेंज कम हो जाता है। कम हो जाता है, जो कि हाँ एक्सपीरियंस्ड है, जो जानता है इसके हाँ, सोल्स का फिजिक्स। मैकेनिक जानता है जो पहले से। तो बहुत ही एक सही तरीके से पोर्ट्रे की है अभी साहिल भाई ने रिगार्डिंग द डिफिकल्टी लेवल, जो कि डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। बोनेट भाई, आपका कुछ ऐसा थॉट जो वाइल प्लेइंग आपको लगा कि और अच्छा हो सकता था, और जो इस चीज को आपके एक्सपीरियंस को और निखार सकता था? What is it? Okay, so here the rant goes. I'll start with one thing. ये एक nitpick है, I know, but बहुत ज़्यादा crucial चीज़ है, वो है क्रॉस प्ले। मतलब मैंने एक फनी स्टोरी एक्चुअली। सो मैं हैशटैग की स्ट्रीम में था एंड आई वाज इन द चैट एंड ही वाज स्ट्रगलिंग विद समथिंग। तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं हेल्प कर देता हूँ एंड कोऑप कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ही वाज अ स्टीम यूज़र एंड आई एम अ प्ले स्टेशन यूज़र्स। एंड हमने पूरे 45 मिनट्स ऐसे वेस्ट कर दिए एक दूसरे को समन करने के लिए। बट बाद में जब मैं नेट पे गया तो मुझे पता चला नहीं, इसमें ये तो क्रॉस प्ले सपोर्ट ही नहीं करता। तो वहाँ उसके 45 मिनट्स वेस्ट हो गए थे एंड आई वाज लाइक डैम यार, अब मैं उसकी स्ट्रीम में नहीं जाऊँगा, कैसे जाऊँ। एंड अनदर थिंग कि आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा रेपिटेटिव है वो। बिकॉज अगर रेपिटेटिव कहेंगे तो गॉड ऑफ वॉर के बॉसेस इज रेपिटेटिव। एनिमीज़ की बात करें तो एनिमीज़ में इन माई ओपिनियन इतनी वैरायटी है कि रेपिटेटिव ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे रैंडो ने सोल्जर्स की बात करी, तो सोल्जर्स विजुअली दे आर डिफरेंट, लाइक दे वेयर डिफरेंट आर्मर, उनके अलग सिजल्स हैं या फिर उनकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ अलग है। जैसे आप लिमग्रेव की कंपेयर करो एंड यू कंपेयर द हेलिक्ट्री वंस, तो हेलिक्ट्री वाले कोई पोशन लेते हैं एंड देन दे एक्सप्लोड, बट लिमग्रेव वाले डोंट डू दैट। एंड ऑल्सो they are resistant to holy damage, the हेलिक्ट्री वाले। सो या देयर इज अ वैरायटी देयर एंड वो लोर भी सिग्निफाई करता है थोड़ा बहुत, बिकॉज लोर इज ऑल्सो क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉम सॉफ्टवेयर गेम्स। अगर किसी एग्जैक्टली। को फॉलो करना है नहीं करना, दैट्स देयर चॉइस। बट आई थिंक लोर भी है। Lord, yeah, we will come on that point here. एंड अबाउट रिपीटेटिवनेस, तो इट इज़ ऑप्शनल। द वन थिंग यू सेड अबाउट कि गॉडफ्री को वापस डाल दिया, टेक्निकली इट्स गॉड ऑफ रॉय, उसका क्लोज रिलेटिव्स। बट आई एग्री विद द पॉइंट। यार देखो, सच को देखो, चीजों को जस्ट, वो तो जस्टिफिकेशन होगी इसकी कि वो कर दिया उसका, चाहे ताऊ हो, मामा हो, चाचा हो, भांजा हो, कोई भी हो, वो तो उसकी कंट्रोल टेंशन। सी कंट्रोल भी तो था ही वो। हाँ, वो मतलब इट्स लाइक देखो, मेन बॉस की एक एंटिटी, एक ना रिस्पेक्ट होती है भाई, वो मेन बॉस है, चाहे जैसे भी है वो मेन बॉस है। उसका चाहे वो एक उसका अलग से उन्होंने एक उसको बुलाया, उसका कट सीन दिखाया, सब कुछ किया, उसको उठा के तुमने मार डाल दिया। मतलब भाई ये तो वही होगी ना कि तुमने भाई वो शाही पनीर को उठा के चाट काउंटर पे लगा दिया। भाई ये कहाँ से जस्टिफिकेशन देता है? अब शाही पनीर या को तुम चाट के काउंटर पे गोलगप्पे के साथ बोलो कि भाई खा ले,
ये गवारा नहीं है भाई। शाही पनीर इंडियन में आता है, चाट चाट होती है, इंडियन खाना इंडियन खाना। पॉइंट इज दिस। तो दिस इज द स्टफ, मेरा ये बोलने का मतलब था। पॉइंट इज दिस, या देयर हैज टू बी सम रैंकिंग्स कि अगर रैंक वाइज कर रहे हो दैट शुड बी देयर। वही मैं कह रहा हूँ। फिलर्स कुछ मतलब ऑब्वियस बात है, जैसे कि अभी आपने बोला डेफिनेटली गॉड ऑफ वॉर का पॉडकास्ट आएगा, वहां पे ये चीज हम लाएंगे कि हाँ भाई ऑब्वियस ही बात है, उसमें जो ट्रोल्स होते हैं वो अलग अलग नाम से सेम ही चीज होती है, बट ये कि उनके अंदर थोड़ी सी एबिलिटीज अलग होती है। ऐसे उनके पास भी एबिलिटीज अलग है, कोई स्नो वाला होता है, इल्यूजन करके मारता है गॉड ऑफ वॉर में, वो डिफरेंट है। जैसे कि अभी आपने बोला कि वहां पे भी सोल्जर्स है, उनके पास एबिलिटीज डिफरेंट है, उनकी रेजिस्टेंस पावर डिफरेंट है, वो वीकनेस उनकी डिफरेंट है। तो अगर गॉड ऑफ वॉर में भी रिपीटेटिवनेस है तो वहां पर भी वो एलिमेंटल डैमेजेस डिफरेंट डिफर डिफर करते हैं हर चीज जगह पे। तो वो चीज उन्होंने लेकर आएंगे ही आएंगे। बट द पॉइंट इज, बोनेट मैं आपसे फिर बोलू पूछूंगा कि वाज इट कि फिलर्स ज्यादा थे? फिर भी पॉइंट इज दिस। या फिलर्स थे, डेफिनेटली फिलर्स थे, आई एग्री, बट इट वाज ऑप्शनल। हाँ देयर इज अ वो बिग भी, बट हाँ कि इट्स ऑप्शनल तो थे ऑप्शनल। ही। आप पे है, करना करो, करना ना करो। वही Point is this. But so it was a healthy discussion, guys. मजा आ रहा है डेफिनेटली गाइस। इसी तरीके से we gonna discuss ताकि हर एस्पेक्ट हम क्लियर कर सके, पॉइंटर्स क्लियर कर सके। गाइस देखो, हम ये बताना चाह रहे हैं बगैर किसी पॉइंट इधर उधर प्रॉब्लम के एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन हो सकती है अगर एक रैशनल माइंड से हम किसी चीज को करें। पॉइंट इज दिस। सो थैंक यू गाइस फॉर योर इंटर्स। मजेदार मजा आ रहा है आज के पॉडकास्ट में। खैर हर पॉडकास्ट में मजा आता ही है। आरपी जो क्रेडिट नहीं गाइस, यू गाइस आर ऑसम टू बी ऑनेस्ट। सो यहाँ पर एक और अब मैं बात लेकर आना चाहता हूँ, जैसे कि बोनेट भाई ने स्टार्ट करी थी, मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ। कोऑप मोड इन दिस गेम, जैसे कि अभी मैंने बोला कि क्रॉस प्ले नहीं है, यू नीड अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। इसी पॉइंटर पे लेट्स डू दिस कि हम इस, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं है तो मैं बोनेट भाई से ही ये चीज कन्वे कर लेता हूँ। तो अगर कोई इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है तो डेफिनेटली फील फ्री टू कम। बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैं बोनेट भाई से पूछता हूँ, कोऑप एस्पेक्ट इन दिस गेम। आपने अभी बोला कि क्रॉस प्ले था, आप हैशटैग को ज्वाइन नहीं कर पाए। मैंने कोऑप सीरीज करी थी यथार्थ के साथ, वाईजी रॉक्स के साथ, बट कोऑप भी क्या था कि हम वी कैन गो फॉर दी बॉसेस ओनली, अदरवाइज तो हमें पूरा गेम खुद ही एक्सप्लोर करना है। डंजन वंजन भी है वो, उसमें एक आध बार हम बुला लेते, अदरवाइज हम डंजन खुद ही एक्सप्लोर करते थे और चीजें अपनी ग्राइंड करके जब कोई मेन बॉस होता था तो उसके लिए मैं उसको समन करता था एंड वी यूज्ड टू। तो बोनेट भाई, कोऑप कहां तक सही फीजिबल बैठा है इस गेम में आपके लिए? कोऑप पर्सनली मैंने इतना ट्राई नहीं करा, बट जितना मैंने ट्राई करा है सो सबसे पहले समनिंग, क्योंकि वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि जब तक बंदा आएगा नहीं तो कोऑप कैसे होगा, एंड दैट इज टफ। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसे करना। बेटर है पुराने गेम से क्योंकि उन लोगों ने एक डेडिकेटेड मल्टीप्लेयर मेन्यू दे दिया आपको, बट स्टिल इट इज टफ टू इन्वेड या फिर कोऑप करना किसी के साथ। अदर पॉइंट इज दैट कि कोई कोऑप कर लेते हो आप, सो यू कैन नॉट एक्सप्लोर ओपन वर्ल्ड ऑन योर हॉर्स। तो पूरा आपको ओपन वर्ल्ड पूरे वॉक पे ही जाना होगा अगर आपको अपने दोस्त के साथ जाना है। तो घोड़े नहीं ले जा सकते आप एक दोनों साथ साथ। दैट्स अनदर थिंग। You cannot try to beat here. या एंड वन मोर थिंग कि एज यू सेड कि बॉस तो लेवल अप हो ही जाता है, एंड आई थिंक दैट इज़ फेयर, दैट्स टोटली फेयर Yeah. कि बॉस लेवल अप हो जाता है। एंड कोऑप से एक और चीज़ याद है कि रैंडम लोग जो बॉसेस के सामने आपके खड़े होते हैं एंड दे हेल्प यू। वन बिगेस्ट एग्जांपल इज लेट मी सोलोअर, सबने सुना होगा उसके बारे में, जो हाँ, इतना वो बड़ा जो इंटरनेट सेंसेशन बन गया था। पॉट बॉय जो पॉट पहनता है सर पे, नीचे कुछ नहीं पहनता, टू कटाना बिल्डिंग मैनेस। तो वो मेलिना की उसके सामने खड़ा हुआ था, एंड दैट मेक्स इट फन कि वो मारेगा और आप देख लो। तो दैट इज गुड, बट गेटिंग इनटू इट इज टफ। बिकॉज आपको उससे पहले वो एक वो रेमेडी बुक लेनी पड़ती है, देन अर्ड फर्निकेटिंग लीव्स फिंगर करो। रेमेडी। हाँ, फर्ड फिंगर रेमेडी, देन फिर आपका वो अर्ड लीफ को करो, डालो उसको करो, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। बहुत मैंने और या यथार्थ ने एक स्ट्रीम यही समझने में करी कि भाई करना कैसे है। फिर उससे बोला मामा ऐसे करो, मामा ऐसे करो। मैं कहा भाई एक तो ऑफिस में यार सारा काम कर रहा था, बट समहाउ समझा कैसे किया कैसे हुआ। बट एक बार जब समझ आ गया देन इट्स
then it's easy. कोई ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है सब, बट टाइमिंग का खेल है. आपको बस पहले फोल्ड, मतलब एक अर्ड लीफ बनाएगा, एक फोल्ड फिंगर रेमेडी करेगा, देन वो एक साइन आ जाएगा, देन आप उसको समन कर सकते हो. सो इट्स सिंपल, बट स्टिल यू नीड टू ग्राइंड फॉर दैट एज वेल. सो कोई इस पे अपना पॉइंट देना चाहता है गाइस? कोऑप पे अगर कोई आप अपना पॉइंट दिए, कार्तिकेय. Yeah, so like सिर्फ point नहीं है, like a general topic of interest regarding the co-op. अभी like story से हमको पता चला कि some of the Tarnists had become reclusants. They started attacking their own kind of people as well. अभी इसे एक co-op feature भी बन गया कि you could use a bloody finger or the duelist finger to invade someone else's world. And कभी कभी like as I've noticed even in RP search stream, कभी like वो एक instance आया था like when you and YG Rocks were fighting against one invader. वो आराम से बैठ के आप लड़ाई कर रहे थे. हाँ, यथार्थ कोने में बैठ गया और मैं उससे लड़ रहा था. हाँ. So like कभी कभी like you know that certain instance like when you're doing an important boss and sometimes they could side with the boss and attack you, like वो भी instances थे, right? So Yeah. my question is, what is your take? What anyone can answer. Like, what is your take about this bloody finger options? What is your take about the invaders? To be honest, to some extent it was fun, but fun के साथ एक गुस्से और रेज वाला स्टफ भी होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर आप इनिशियल स्टेजेस पर हो, सामने वाले पता नहीं तंत्र मंत्र लेकर आ जाते हैं अपने, वो अब तंत्र मंत्रों से तुम्हें वो मार देते हैं, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है. तो या तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस अगर आप ऐसा पीवीपी स्टफ ला रहे हो जिसमें आप कोई इन्वेट कर सकते हो, तो थोड़ा लेवल के हिसाब से आओ, लेवल मैचिंग होनी चाहिए. लेवल मैचिंग के हिसाब से बंदे एंटर कर ले, क्योंकि क्या होता है ऑब्वियस सी बात है, यू आर ऑन लेवल 10 और लेवल 12 और सामने वाला लेवल 100 क्रॉस करके अपने साथ लीड बिल्ड लेकर आ रहा है, या डेक्सटेरिटी बिल्ड लेकर आ रहा है, या स्ट्रेंथ बिल्ड लेकर आ रहा है, जो भी बिल्ड लेकर आ रहा है, तो एक तरह से एक अनफेयर फाइट भी है एट द सेम टाइम. तो फन है, ठीक है, अच्छा है, बट एट द सेम टाइम लेवल मैचिंग होनी चाहिए. बाकी और कोई अपना पॉइंट देना चाहता है? मैं भी एक पॉइंट देना चाहूंगा. ये जो अभी आपने बोला था लेवल मैचिंग वाला, ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड है इस गेम में, बट इस गेम में इन्होंने वेपन लेवल से मैचिंग कर रखी है. लाइक अगर आपके पास +8 वेपन है और आप खुद +12 हो, तो सामने वाला भी +8 वेपन का आएगा. हो सकता है उसने पूरा गेम वैसे हाँ. करके आया हो और वो फिर प्लस वही. हो सकता है 20 का है. तो इसमें लेवल मैचिंग प्रॉपर नहीं है, वेपन के हिसाब से है, आपके लेवल के Okay. हिसाब से नहीं है. ये दिक्कत है इस गेम में. प्लस इसी वजह से आपको मैच मेकिंग में टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है. किसी का अगर मैं खुद एक बंदे की क्वेस्ट थी. हर सोल्स गेम में होता है कि आपको अगर प्लैटिनम करना है आपको मल्टीप्लेयर खेलना ही पड़ेगा. तो हाँ. इसमें भी पहले इन्होंने मल्टीप्लेयर मैंडेटरी करा था. अब आई थिंक रीसेंट अपडेट में उन्होंने वो चीज हटा दी है, क्योंकि उन्हें भी पता है मल्टीप्लेयर में एक्चुअली अभी किसी को मैचेस नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम मिलते हैं. आपको कम से कम 40 मिनट्स वेट करना पड़ता है. मैंने खुद वेट किया 40 मिनट्स अगर मुझे किसी को इन्वेट करना होता था. तो ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगी इनकी, कि इनकी मैच मेकिंग अभी भी बहुत खराब है. अब अपडेट के बाद मैंने इनकी ट्राई नहीं करी है. इन्होंने एक्चुअली अब थोड़ा अच्छा काम कर दिया है कि अगर आप लिमग्रेव में बैठे हो तो ये भी हो सकता है कि आप रेया लुकारिया में समन हो जाओ बंदे को इन्वेट करने के लिए, अगर आपका रेया लुकारिया खुला है. तो अभी मैंने ये चीज ट्राई नहीं करी है. बट एक और चीज, जब आप किसी को इन्वेट कर भी लेते हो तो भी इसका मल्टीप्लेयर अभी भी डार्क सोल्स जैसा ही है. उन्होंने जो क्या कहते हैं, नैट बोलो या फिर जो लैग जो होता है, एक तरीके का पिंग जो होती है एक तरीके की, वो चीज पे इनको अभी भी काम करना है. क्योंकि अगर आप कभी भी मल्टीप्लेयर खेलोगे, आप शॉर्ट स्विंग करोगे, सामने वाला रोल कर चुका होगा और उसके बाद उसको हिट लगेगी. आई मीन वो हाँ. हिट कनेक्ट हो जाती है, लेकिन हमको दिखता है कि बंदा वो रोल कर रहा है. यू नो, सो दैट थिंग, उसको क्या बोलते हैं, मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा, जबकि मैं खुद ऐसी गेम्स पिंग खेलता ही हूँ. होता रोल है, बैक, पिंग. इट्स काइंड ऑफ Rollback. रोल बैक, या हाँ, रोल हाँ. बैक वाली चीज जो है इनके में बहुत ज्यादा है, जो बहुत ऑकवर्ड कर देती है. मतलब मेरे को लगता है कि मैं बंदे के अटैक से बच गया, बट वो बाद में मेरे को हिट कर देता है. वो इरिटेट करती है फिर चीज. या फिर मैं बंदे को मार रहा हूँ, अब वो उसको हिट हो चुका है, मेरी स्क्रीन में दिखा वो रोल हो गया, तो मैं रुक गया. और मैं, अगर मुझे पता होता कि वो हिट कर रहा है, तो मैं चेन करने के लिए 2-3 अटैक्स तो मारूंगा, एटलीस्ट 2-3 अटैक्स उसको पड़ जाएंगे. बट वो विजुअल ऐसा आता है कि वो डॉज हो गया, फिर उसको लग गई, तो वो बहुत ऑड होता है. चीजें कॉम्बो करना बहुत मुश्किल हो जाता है. या तो ये चीज भी कोऑप की मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, कि इन्होंने सिंगल प्लेयर तो ऑप्टिमाइज कर रखा है, लेकिन कोऑप पे इतना इन्होंने काम किया नहीं है अभी. बट कोऑप डाल दिया है बस गेम में, कि हाँ अगर डाल दिया. बंदों को दूसरों के अगेंस्ट खेलना है तो वही खेल लो. खेल लो. हाँ खेल लो. इंजॉय कर So, लो. लेकिन
पीक पर नहीं है अभी इनका कोऑप, अभी कोऑप पे बहुत काम है इनका। So very beautifully portrayed by साहिल भाई the co-op stuff कि ये आपका level matching है but आपके weapon से scale up होता है वो, as well as मतलब बहुत सी चीजें हैं जो कि और सही point पर improve हो सकती हैं regarding the multiplayer when it comes to Soul series। और मतलब एक है edition है but काम बहुत होना चाहिए इस पे। और कोई इस पे अपना point देना चाहता है so that we after that we can go to the next question। Yeah, anyone? Yeah, okay. So now the point is by the way, very good question asked by Kaarthekeyan. Yeah, tastic question. Okay, Nice. Kaarthekeyan, by your standards, yeah. So now the point is, which is very important, lore of the game. किसी भी गेम की लोर उसको डिफाइन करती है, ऑब्वियस ही बात है, what we are playing for, yes, हर चीज important। लोर मतलब आपको एक रीजन मिलता है आगे बढ़ने का, द रीजन फॉर द मेन रीजन फॉर प्लेइंग द गेम। ये एंडिंग किस लिए करना है भाई, चाहते क्या हो, वो एक मीम है ना भाई, कहना क्या चाहते हो, ये वही चीज है, चाहते क्या हो भाई। सो गाइस, फॉर मी लोर वाज अमेजिंग, मजा आया था लोर में, द वे दे हैव पोर्ट्रेड द स्टफ की अमेरिका का डिमाइस जिस तरह से हुआ, रैडगॉन जिस तरीके से आगे बढ़ा, देन डेमीगॉड्स में फाइट हुई फॉर द उसके बाद जो वो जो रिंग थी दैट शैटर्ड, देन उसके पीसीस को कलेक्ट करना, दैट क्यूरियोसिटी एंड ऑल। फिर वो सर गिडियन जो थे, वो जो महान व्यक्ति संत श्री बाबा 420 The all knowing, the all knowing. ऑल नोइंग नहीं, उसको ऑल भूलिंग था वो भूल सब भूल गया, हमसे तो जान के पीछे पड़ गया हमारे, वो ऑल नोइंग नहीं था, वो ऑल भूलिंग था, All bullying. ऑल भूलिंग। वो बिजनेस करता था, हमसे काम करवा के हमें ही लूटने चला था। हाँ भाई, This is वो business. पक्का सेल्स मैनेजर है, पक्का सेल्स मैनेजर है वो, लिटरली बता रहा हूँ, वो बैठ के सेल्स जॉब कर रहा है वहां पे और कुछ नहीं कर रहा है वो। सो गाइज, your take on the lore. For me, lore was one of the top notch stuff in this game. मैं बोलूंगा एम्बियंस से भी ऊपर बोलूंगा, मुझे लोर बहुत पसंद आया था गेम का। आप बताइए गाइस, योर टेक ऑन दैट, स्टार्टिंग विद बोनेट। ओके, सो लोर की बात होती है तो लोर वाज डीप, लेट्स से दैट, क्योंकि मल्टी लेवल पे काम करता है लोर, एक लेवल पे काम नहीं करता है। एंड डेफिनेटली जॉर्ज आर मार्टिन इसमें इन्वॉल्व है, सो एक्सपेक्टेशंस हाई हैं पहले से ही। एंड वन थिंग आई लव अबाउट द फ्रॉम सॉफ्टवेयर की लोर के बारे में कि बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन बेस्ड होता है, क्योंकि प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा होता है कि डिस्कस करो, थ्योरीज बनाओ और अपना एडवेंचर खुद क्राफ्ट करो, अपनी स्टोरी खुद बनाओ आप लोग, क्योंकि अभी भी नहीं पता कि मैरिक और रेडगॉन है कैसे, मतलब हाउ द फक डज दैट हैपन। और सही बात है, इंटरनेट पे अगर जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारी थ्योरीज है कि, और अलग अलग ओपिनियंस है लोगों के, कि कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि नहीं मैरिका ईविल है, कोई बोल रहा है नहीं मैरिका तो अच्छी है, रेडगॉन ईविल है क्योंकि उसने अपनी पुरानी बीवी को छोड़ दिया। तो दैट्स द स्टफ। एंड अभी डीएलसी भी आएगा विच इज कंफर्म, तो वो लोर में और एक्सपेंशंस लाएगा, बिकॉज अभी भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज है। ये मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, मिस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा कि मिस्ट्रीज है। जब हम लास्ट बॉस पर होते हैं, वो होती है कि हमें लगता है अमेरिका ठीक है, हम उसको छुड़ा के, बाद में पता था उसमें नीचे रेडगॉन लिखा होता है, उसमें कंफ्यूज हो गया भाई ये अमेरिका है कि रेडगॉन है, मैं लड़ किससे रहा हूँ। पॉइंट इज दिस, मतलब इट वाज अमेजिंग। या यस यस, कैरी ऑन। तो वो तो प्लॉट ट्विस्ट था ही। एंड आप अपने पेस पे जान सकते हो, एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि आपके ऊपर है कि आपको स्टोरी कैसे इंटरप्रेट करनी है। ठीक है, आप इन एनपीसी से बात नहीं करोगे तो आपको ये क्रूशियल पॉइंट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आप पूरा गेम खेल लो और आपको पता नहीं होगा कि सेंट्रीना कौन है या फिर मिकेला कौन है। यू विल नॉट नो दैट, बिकॉज वो तो ऑप्शनल एरियाज में आते हैं, ऑप्शनल स्टफ है। बट जब हम उनके बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो लोर का बहुत बड़ा पार्ट है और वन ऑफ द मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमी गॉड है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फियर डेमी गॉड है। तो लोर को हम जानते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है, गेम की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है, एंड गेम और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, उसका वर्ल्ड एक्सपैंड हो जाता है बहुत ज़्यादा। और एग्जैक्टली। या सो जिस तरीके से अभी बताया बोनेट ने, दैट काफी वैरायटी है व्हेन इट कम्स टू द लोर, बिकॉज हर चीज का टफ डिफरेंट है। चाहे अगर आप ऑप्शनल भी जा रहे हैं
तो you'll get the meaning out of it कि भाई इसका भी कहीं ना कहीं point of view है. If you going for the Redan festival, आपको पता चलता है कि मिकेला और रेडान में एक बहुत ही fearsome battle हुई थी. उसके बाद मिकेला कोई भी उसमें winner नहीं था, बट उसके बाद जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत ही डायर थे. सो द पॉइंट इज हर चीज में आपको कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है. सो यस, नाउ माय पॉइंट इज विद रैंडो फॉर यू लोर कितना सही था इसके अंदर. Actually, this is one point where I really cannot comment too much because problem क्या है कि I'm not really good at deciphering these kind of things. मुझे Okay. जब भी मतलब ये लोड के बारे में जानना होता है हमेशा YouTube वाटी विद्या चलो वहाँ पे जाके सीख के आते हैं वहाँ से क्या हुआ है यहाँ पे. But the thing is एक चीज मुझे यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है कि मतलब how they decide to actually make the story itself like in tune with the gameplay. like आपको अगर इस यहाँ पे क्या हो रहा है या फिर क्या हो चुका है उसके बारे में अगर जानना होता है then you need to engage with the different elements that the game has provided and based on that you need to uncover this. हाँ you cannot like आप लेटर हो सकते हो कि आपको पूरा इन डेप्थ पता नहीं चलता है. like मुझे अभी तक पता नहीं ठीक तरह से कि सेंट्रीना कौन है क्या है उसका मतलब हैसियत मतलब इम्पोर्टेंस क्या है वर्ल्ड पे. तो मुझे इतना क्लियरली पता नहीं है बट आई कैन अंडरस्टैंड लाइक बेसिकली लाइक क्या हुआ था वहाँ पे हाउ द इवेंट्स केम टू क्योंकि ये वर्ल्ड जो है इस हालत पे कैसे आ गया है. तो उन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग खुद एक्सप्लोर करके डिस्कवर करते हैं इट feels good and which is a very interesting way of storytelling and I enjoy even though I cannot do it completely but still whatever little I can do regarding that it is enjoyable and I think this kind of storytelling is very unique in the overall gaming industry and as for if I have to say anything about improvement and all I think it's still at the same level as Dark Souls only. I could be wrong because जैसे मैंने कहा I'm not expert in this part. So, but from Sure. my naive perspective, it kind of felt still at the level of Dark Souls, which again is not bad. It's actually still a very excellent. It's still a very excellent feature of this game. Great. So जैसे कि रैंडो ने बताया कि lore is enjoyable because definitely कुछ ना कुछ you get the meaning out of it. So for him, being not that much involved, but still you get to know कि ये क्या चल रहा है गेम में सही से, and that part is enjoyable, very much enjoyable. So जैसे कि रैंडो ने बताया, बोनट ने बताया, my question is with Kaarthekeyan, for you the lore because you decipher every stuff. That's why I've named you Encyclopedia. So yes, guys, he's the encyclopedia. He knows everything under the sun, even beyond celestial bodies. He knows everything. If I'm not wrong, Kaarthekeyan, correct? ठीक है, आप मुझे कार्तिकेयन ये बता दो. For you, lore of Elden Ring, कितना engaging था आपके लिए? The plus point of the lore in this game was that like पूरे के पूरे lore was not depicted through cutscenes or like character conversations. जो inventory में in-game items होती है ना, through that itself the lore was depicted overall in a safe way to say it. Like जैसे आप last boss करते हैं Elden Beast की जो boss battle करते हैं, you like defeat Radgon and you'll wonder अरे ये jelly size वाले structure क्या है, what is this gelatinous structure, ये कौन है, किधर से आए हैं. And then after you defeat the Elden Beast, जो remembrance drop करती है ना, आप inventory पे जाके check करते हैं, then you will get to know हाँ the Elden Beast is the very incarnation of the Elden Ring itself. कि जो will जो greater will थे, they had actually sent a fruit to the lands between जिसमें एक seed था और उस seed से ही ये Elden Beast आए थे which took the form of the ring. So ऐसे ही है, like हर आइटम के डिस्क्रिप्शन में ही लोड डिस्क्राइब किया है. like this was a really nice approach because अभी कुछ लोग अगर गेम खेलते हैं इन्वेंटोरी पे में तो एक जॉर्ड वाले आर्मर पहननी है या एक वेपन यूज करनी है, he'll just wear it and just keep on going. इंपॉर्टेंस देते नहीं वो क्या है कैसे है, स्टैट्स बस देखते हैं और कुछ नहीं. So the fact that the developers have chosen to depict the lore through this means of an approach is really commendable. कि हाँ they're indirectly saying gamers to give an importance to your inventory. So this was one thing that was amazing. Amazing. I told you this guy knows everything. Literally, the way he portrayed the stuff that at the end, what you are seeing, it has some meaning.
बिकॉज अगर आप इवन इसमें आप आर्मर भी पहन रहे हो उसका भी कुछ ना कुछ एक रीजन है. लाइक सेड जो आपको एंड में एल्डन बीस्ट मिलता है, इट्स लाइक दे आर लाइक द सीड्स जो कि इट वाज फॉर इट टुक द यू कैन से द रोल ऑफ द बीस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जो सीड्स थे जो कन्वर्ट हुए, दे बिकेम गॉड्स और व्हाट, सो डेमी गॉड्स देन. तो इट्स लाइक ये सब कनेक्शंस हैं जो कि बनते आ रहे हैं. हर आपके आर्मर पे आपका एक उस पे भी लोड जुड़ा हुआ है. मिलेनिया का आर्मर स्टिल रिमेम्बर जब मुझे वो मिला था, इट वाज अ लॉन्ग नोट ओवर देयर. सो Even बहुत सी grafted चीज, with great sword as well. एग्जैक्टली ग्रेट ग्राफ्टेड स्वॉर्ड जो थी, विच फ्रॉम मतलब हर चीज का अपना एक इसमें पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे कि अभी कार्तिकेयन ने बताया, यस यस इज रैंडम. ठीक है ना, जब उसके बारे में बोला आइटम डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके बाद मुझे एक चीज याद आया, हाउ लोर कैन एक्चुअली इवन हेल्प इन द गेम प्ले एस्पेक्ट आल्सो. Like, मैं नाम नहीं लूंगा, but there were two bosses against which, because I paid attention to the world's storytelling and the item description, I had an easier time with those two bosses. अच्छा था, नाम बोल सकता हूँ लेकिन वो टेक्निक नहीं बताऊंगा. एक तो है रादान. जब फर्स्ट मैंने फाइट किया था, आई जस्ट डिफीटेड हिम ऑन लाइक थर्ड ट्राई, and I did not defeat him with skill or with summons. I defeated him because I know what I need to do against him. I know his weakness. And second boss एक जो था जिसके अगेंस्ट में मैंने वो यूज कर पाया इफेक्टिवली वाज मोग. उसके बारे में शायद सबको पता होगा ही, Lot of blood. लेकिन टैकल वहाँ पे like not easy but still it was very important part of that fight, क्योंकि वो आइटम डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ता नहीं मैं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मतलब इसके साथ ऐसे लड़ना होता है. That was really impressive, like how they tie up the lore itself, can tie up the lore itself with the overall gameplay. So even items have lot of stuffs in this game. Even items have lot of stuffs. मतलब एक आइटम के भी सब जो पार्ट्स हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको बहुत इंटेल्स देते हैं कि किस तरीके से लड़ना है, क्या करना है. सो साहिल भाई, इतनी डेप्थ चीजें चल रही हैं. सो योर टेक ऑन दिस कि भाई जो बंदा लोर भी समझे, अब कैसे कैसे समझे वो अलग पार्ट है. योर टेक ऑन दिस, क्या क्या करे एक इंसान, एक दिमाग कहाँ तक चल सकता है. पॉइंट इज दिस. अब वो तो बात ये अलग है है कि कार्तिकेयन. तो मैं अब ये कहता हूँ कि जितना बड़ा ये गेम है ना, वैसे उससे ज्यादा बड़ा इसका लोर है. तो समझना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोर क्या होता है. लोर तो होती है नॉलेज, और नॉलेज आसानी से तो मिलती नहीं है. नॉलेज के लिए जाना पड़ता है इधर उधर. तो जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी तलवारें गड़ी होती हैं पूरे एल्डन रिंग के मैप में, वो हमको थोड़ा बहुत बॉसेस के बारे में बताती हैं. कई कई बॉसेस की वीकनेस भी बताती हैं, कई कई पास्ट के बारे में भी बताती हैं. वो तो एक्चुअली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो स्वॉर्ड्स गड़ी होती हैं मैप में. देन आइटम में भी ऑब्वियसली, जैसा अभी रैंडो भाई ने बोला, आइटम्स के डिस्क्रिप्शन से, और कार्तिकेय भाई ने भी बोला था, आइटम्स के डिस्क्रिप्शन से एक्चुअली लोर पता लगता है. लाइक जैसे अगर कई आइटम्स हैं, कई इफेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको स्टैट्स में नहीं दिखेंगे वेपन के, बट आप अगर उनकी इन्वेंट्री में जाके उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि उस आइटम के पास एक एक्स्ट्रा बफ भी है जो आपको स्टैट्स में नहीं दिखने वाला. लाइक कई आइटम ऐसे हैं जिनको आप मारो तो हर हिट पे आपकी हेल्थ बढ़ती है, जो कि आपको स्टैट्स में नहीं दिखने वाला, बट आप इक्विप करोगे आपको तब पता लगेगा, और उसका वो पढ़ोगे तब पता लगेगा. तो मैं पहले तो स्ट्रीम पे यही करता था अपनी भी, जब मैं भी स्ट्रीम कर रहा था इस चीज की, तो मैं डेफिनेटली हर चीज को पढ़ता था. बट अब मैं ये सब ऑफ स्ट्रीम करता हूँ क्योंकि पढ़ना थोड़ा लंबा हो जाता है. लोर एक्चुअली बहुत बड़ा है. तो ऑब्वियसली जितनी नॉलेज मिले उतना गेम इजी भी होता है उससे. कई नोट्स भी मिलते हैं जो मर्चेंट्स देते हैं, उससे कई एनिमीज जो हमें बहुत आगे जाके दिक्कत देते हैं, वो नोट्स उन एनिमीज की वीकनेस बताते हैं. प्लस जो मेन स्टोरी का लोर है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है. अभी मुझे पूरा नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं करी है. मैं अभी मिड गेम ही हूँ. बट अभी मेरे को एक चीज जो अभी बोनट भाई ने बताई, मतलब बोली, मेरे को नहीं पता था कि लास्ट में जैसे वो लास्ट फाइनल बॉस खड़ा होता है, वो पता ही नहीं लगता रेडेगॉन है या अमेरिका है. तो वहां तक तो मैं पहुंचा नहीं. बट अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसी चीज करी थी जिसमें एक क्वेस्ट थी जिसमें एक्चुअली एक रेडेगॉन का स्टैचू होता है, और हम उस पर कुछ करते हैं तो वो अमेरिका में कन्वर्ट हो जाता है.
तो हम्म, ये एक्चुअली हमारे लिए एक ईस्टर एग है आगे की फाइट का। मे बी ये भी हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, कॉज मैंने खुद कंप्लीट नहीं करी, तो मैं क्या बता सकता हूँ। हम्म, बट स्टिल हर लॉर तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे हर चीज प्रोग्रेस होती है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एंडिंग्स हैं, हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग स्टोरी है, और वो हम्म, पास्ट के बारे में कुछ अलग ही चीजें बताता है जो एक कैरेक्टर नहीं बताता, दूसरा कुछ और बताता है, तीसरा कुछ और बताता है। कई चीजें तो ऐसी हैं, जैसे स्टार्टिंग में बताते हैं कि एक डेमी गॉड की डेथ होती है, असासिनेशन होती है, जिससे ये सब शुरू हुआ था, Godwin. जिससे एल्डन रिंग शैटर हुई थी। तो उस चीज का भी एक क्वेस्ट अगर आप फॉलो करो तो उस चीज का भी लॉर है कि उसकी डेथ किसकी वजह से हुई और किन्होंने मारा, सारा लॉर है। बट बात वही है, आप कितना मेन स्टोरी से डाइवर्ट होके उस चीज में जाओ। तो हिडन लॉर है, तो लॉर एक्सप्लोर करने में भी मजा आता है और लॉर पता लगने में भी मजा आता है। बहुत चीजें हैं करने का। हम्म। आप अब चाहे आप अमेरिका का जो एकदम से गायब होना देखो, या कि जो जिस गॉड की डिमाइस होती है, रिंग हम्म। शैटर्ड हुई, डेमी गॉड्स पीछे पड़े, बैटल हुई, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, हर डेमी गॉड के पास अपना एक शार्ड है, उसको हमने गैदर करना है, देन वी कैन क्लेम द थ्रोन एंड ऑल। मतलब बहुत चीजें हैं। विद दिस आपके पास एक रानी की अलग ही क्वेस्ट चली हुई है। हाँ। अब आपके ऊपर आप स्टार एंडिंग ला रहे हो कि कौन सी एंडिंग ला रहे हो। मतलब एज ऑफ आप एर ऑफ स्टार्स चाहते हो कि यू स्टिल वांट टू बी द मेन एल्डन लॉर्ड अगेन। मतलब हम्म। इट्स अप टू यू। आपके इट्स लाइक अ कैनवस, प्लेन कैनवस, जस्ट ड्रॉ करो आपको क्या करना है। इट्स हम्म। लाइक दिस, बट ये कि all you need to do is to devote the time in this particular game. Point is this, lore को समझने के लिए you need a whole lot of time. सो गाइज, जैसे कि अभी लोर हम सब ने डिस्कस करी, इट इज अमेजिंग नो डाउट। अगर हम लोर डिस्कस करने बैठ गए तो पूरे 24 घंटे का पॉडकास्ट चलेगा। तो लोर को अगर हम अब सेट असाइड करें, तो अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, दैट इज द कॉम्बैट स्टफ। किसी भी गेम का कॉम्बैट स्टफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोर है, मकसद है, मकसद पूरा कैसे करेंगे जब तक हाथ में तलवार, फावड़े या कुल्हाड़े ना हो। तो उन्हीं चीजों पे अब हम लाइमलाइट डालेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं लेकर आना चाहता हूं रैंडो को। रैंडो, weaponry in this game as well as the elemental effects you have if you go by the other stuff, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, या फिर if you have the bleed build, if you have the dexterity build, the fun you have in the combat style, बताओ। एंड इफ यू फील लाइक कि अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं कॉम्बैट आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट अगर उसमें लगता है, प्लीज शेयर दैट एज वेल। ओके 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 ओके। तो कॉम्बैट के बारे में एक्चुअली पहले ही मैंने ऑलरेडी कहा ही था कि इट हाउ दे एक्चुअली इम्प्रूव्ड अपॉन लाइक यूजिंग ऑल द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस दैट दे हैड, एंड कैसे मुझे यहाँ पे कॉम्बैट जब मैं एनिमीज को फेस करने जाता हूँ, मुझे एक अलग अप्रोच लेना पड़ता है। आई कैन नॉट यूज द सेम अप्रोच एज द प्रीवियस गेम्स, which is something that I really enjoyed a lot. And लेकिन बात क्या होता है कि personally I did not mind too much, but I am aware of how it has been responded. कि मतलब things are not entirely new in here in terms of combat. Like वो पुराना the weapons, a lot of the weapons are the older weapons itself. The same animations and all are really the same things once again. But the execution came in a bit different. The most notable changes यहाँ पे आ जाते हैं। एक तो हो गया Ashes of War, दूसरा हो गया Jumping, and तीसरा हो गया Horseback Combat, and चौथा जो a feature which has been reintroduced post Dark Souls 2, Power Stancing. सो मेरा जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इन सारे मैकेनिक्स के अराउंड ही मैंने अपना गेम मेनली खेला है। बीच में थोड़ा थोड़ा बहुत मैजिक यूज किया है, बट इट्स नॉट दैट टू मच, नॉट टू मच लाइक दैट। सो इट्स डिफिकल्ट टू से लाइक बिकॉज एक तरह से देखा जाए तो कॉम्बैट इज एंगेजिंग, इट्स वेरी एंगेजिंग। द चैलेंज फैक्टर वाज देयर स्टिल इन टर्म्स ऑफ द मूव सेट ऑफ द एनिमीज एंड ऑल, जो मैं डार्क सोल्स गेम्स से ढूंढता हूँ, वो चैलेंजिंग मूव सेट बेस के चैलेंज पे। बट एट द सेम टाइम things felt a bit too familiar, because of which that challenge factor was a tad bit lacking for me. Okay.
So And yeah, for more negative and negative stuff, ये जो एक इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है स्पिरिट समन्स for combat purposes, so that actually one factor which I cannot exactly say if I like it or not, because ये ऐसा एक फैक्टर है जो मतलब यूज करने में मजा आता है जब आप वो आपके वुल्स को समन करते हो, या फिर आप किसी और एक फिश जो एक वन ऑफ माय फेवरेट समन है, फिश को आप उसके समन करते हो लिए you एंड need to fight that boss in Evergreen जो मिलता है टीश. हाँ हाँ, Yeah, that. वो जब हम लोग उनको समन करते हैं एंड वी सी देम जस्ट obliterate everything on the screen alongside us, it's a completely different experience. Like वो जो एक पावर फैंटेसी जो होता है ना, वो पावर फैंटेसी सेटिस्फाई होता है, लेकिन उससे उसके साथ एक प्रॉब्लम आ गया, द वे दे हैव डिजाइन दिस कॉम्बैट, जिस स्पिरिट समन जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है उसके साथ इट एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन अफेक्टेड द बॉस डिजाइन आल्सो, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्बैट सिस्टम. If I can talk about it, can I talk about it? Sure. Yeah, okay. So yeah, so उसका इम्प्लीमेंटेशन एक बॉस डिजाइन पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट किया है, व्हिच इज अ कोर एलिमेंट ऑफ एनी सोल्सबॉर्न गेम्स. तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि जो एल्डन रिंग के बॉसेस हैं, yeah, their aesthetically design उनके अलग है, they do have special moves and stuff, but at the end it still feels like fighting the same guy. Wide swings होंगे, delayed swings होंगे, and there will be an AoE. तीन factors हर एक boss पे repeat होते हैं. And why did they do this? Most likely because of the inclusion of the spirit summons. क्योंकि अगर spirit summons दे देते हैं, if the boss fight like the previous Souls title, the bosses won't have any chances to deal with us at entirely. तो उसका काउंटर करने के लिए वो डालना पड़ा. लेकिन उसके फ्लिप साइड में क्या हो गया, जो लोग जैसे मैं होता हूँ, ज्यादा स्पेस समझ यूज नहीं करता, व्हेन वी गो इनटू द बॉस फाइट इट बिकम्स अ बिट टू एनोइंग, बिकॉज जो कॉम्बैट सिस्टम इन लोगों ने क्रिएट किया है टू बी लाइक यूज डिफरेंट मूव्स एंड स्टफ, जैसे कि एक मूव हो जाता है आपका कताना में, जो एक सोर्ड डांस बोल के जो मूव होता है, इट हैज अ लॉन्ग एनिमेशन, राइट? तो अगर वो मूव मैं किसी बॉस के अगेंस्ट यूज करता हूँ, it becomes a liability for me, because the boss can instantly use an AoE and मैं AoE पे आ तक जाऊंगा, मैं एनिमेशन से निकल नहीं सकता हूँ. तो in this way there are certain mixed bag of things that are happening in the combat system. In one way it is definitely an improvement, but at the same time it affected in certain aspects of the game that kind of toned down the experience. I won't say ruined it, but it toned down the overall experience from the point that it could have been to a point that it is right now. मैं इतना ज़्यादा clearly नहीं बोल पा रहा हूँ, sorry for that. No, but still it's perfect. It's perfect. The way you've portrayed is amazing. Like Brando said that combat is okay, but there are certain points which could have been better. Like if he's planning to attack a move which is speciality, if he's using the speciality of that particular, if using any ash of war or anything, so might be a possibility ये उसके animations में ये stuck हो रहे हैं और एकदम से अभी वो उस एक move के बाद अपने stance change कर रहा है, इतने में सामने वाला आके आपको अटैक कर देता है, वो टोटल आपका जो प्लान ऑफ अटैक होता है वो एकदम खत्म हो जाता है. सो कहीं ना कहीं लैक करता है. डेफिनेटली मैं इस पॉइंट पे और लाइमलाइट डालूंगा जो मेरा खुद का पॉइंट है. सो जैसे भी रैंडो ने बोला, इट वाज ओके बट देयर वाज सर्टेन फ्लॉज. तो बोनेट भाई आप क्या बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू द कॉम्बैट स्टाइल? तो जब मैं कॉम्बैट की बात करता हूँ एल्डन रिंग में, तो मेरे दिमाग में बस एक वर्ड आता है, फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल. एंड या तो फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल है. एक्सेसिबल क्यों? बिकॉज आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके टूल किट में. लाइक देयर इज मैजिक जो पुराने उसमें था, बट इतने अच्छे एक्सटेंसिव फ्लैश आउट नहीं हो रखा था. एंड कौन ही यूज़ करता था मैजिक? इफ़ यू कैन R1 स्पैम, तो मैजिक आ गया आपके पास एशेस ऑफ वॉर आ गई, जो आप अपने खुद ही बिल्ड में कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट वेपन पे आप डिफरेंट ऐश ऑफ वॉर लगा लो एंड इट्स योर ओन यूनिक बिल्ड. तो उसकी वजह से एक अच्छी फीलिंग आती कि हाँ ये मेरा बिल्ड है. द अदर थिंग इज द स्पिरिट एशेस, जो स्पिरिट समन्स होते हैं. तो डेफिनेटली वो ओवर पावर तो होते हैं, बट देर इज एन ऑल्सो एन ऑप्शन कि पहला तो ऑप्शन है कि यूज़ करना नहीं करना, बट वहाँ वैरायटी भी मिल जाती है आपको. टीश यूज़ नहीं करना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है. मिमिक टेर यूज़ नहीं करना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है. तो कोई बात नहीं, डॉग्स को यूज़ कर लो, दूसरे और भी स्पिरिट समन्स को यूज़ कर लो. देयर आर ऑप्शंस एंड यूज कर सकते हो बहुत चीजें. या so flexibility is very important and a very crucial part of the Elden Ring combat system.
एंड मेरे हिसाब से कि जो बॉसेस हैं वो भी उस तरीके से चेंज हुए हैं फ्रॉम द अदर पास सोल्स गेम्स, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे सो दे आर बिट मोर एग्रेसिव, उनके कॉम्बोज बहुत बड़े हैं एंड वो इतनी इजीली स्टैगर नहीं होते। सो आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू, अगर आपको यूज़ करना है मिमिक टीयर, बट आपके पास फ्रीडम है कि नहीं यूज़ करना है या फिर और अपना माथा फोड़ना है अपने उसी बॉस पे। सो यू हैव ऑप्शन टू डू दैट टू। एंड कोऑप तो है ही, जो जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। एंड अनदर थिंग इज दैट कि एक्सप्लोरेशन इम्प्रूव्स द गेम प्ले। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे टूल्स मिलेंगे अपने टूल किट में ऐड करने के लिए, एंड यू कैन फाइट द बॉस विद मोर ऑफ योर ओन स्टाइल, मोर ऑफ योर पर्सनल टच। जैसे लाइक इन माई फर्स्ट प्ले थ्रू मैंने केवमैन मिल ट्राई करा था, मतलब कुछ नहीं पहना था एंड एक बॉन्ग स्टिक रखी थी, एक वुडन स्टिक। सो उसी में ही मैं पूरा केवमैन वाले एस्थेटिक में जाता था एंड वही मुझे चीज़ पसंद आई। जैसे मेरे सेकंड प्ले थ्रू में मैंने स्लीप वाला करा, इट वॉज टफ, मैंने बीच में गेम भी छोड़ दिया था बट आई कंप्लीटेड इट। सो वही फ्लेक्सिबिलिटी आई लाइक अबाउट एल्डन रिंग कि यू कैन डू वट यू वॉन्ट with the yourself, with the bosses, and you can also change अगर आपके लिए वो फिट नहीं बैठ रहा वो प्ले स्टाइल, you can change later after defeating the queen, क्या था उसका नाम, I forgot. So हाँ, so you can Renala. respec after that. Yeah, thank you. Renala. So you can respec after that. So that's the thing कि बहुत ज़्यादा accessible है for the new players. वेटरन्स को अच्छा नहीं लगता बिकॉज थोड़ा इजी हो गया, बट न्यू प्लेयर्स के लिए इट्स मोर वेलकमिंग कि थोड़ा इजी है एंड फ्लेक्सिबल है उसका कॉम्बैट स्टाइल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जैसे कि अभी बोनेट ने बताया दैट इट इज फ्लेक्सिबल, यू कैन यूज द रीस्पेक स्टफ एंड ऑब्वियस ही बात है अगर आप एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियस ही बात है, अब ऐसे तो नहीं है कि कोई चीज आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यू नीड टू ग्राइंड, यू नीड टू पुट द आवर्स इन दैट पर्टिकुलर गेम टू अंडरस्टैंड दी स्टफ, बिकॉज आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी आइटम्स मिलेंगी, जितनी आइटम्स मिलेगी आपके आने वाली जर्नी उतनी ज्यादा इजी हो जाएगी, मैं ये बोलूंगा। बिकॉज और ऑब्वियसली बात है, एक तो होता है फ्रॉम सॉफ्टवेयर गेम, या तो आपने गेम को कई अब एनजी प्लस कर लिया तो आप विदाउट अपग्रेडेशन खेल रहे हो, लेकिन अगर आपका फर्स्ट प्ले थ्रू है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट गेट दी एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आपको सिर्फ एक्सप्लोरेशन से ही मिलता है। सो वेरी वेल वर्स्ट पॉइंट बाय बोनेट। तो इसी पॉइंट को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ साहिल भाई। साहिल भाई, फॉर यू कॉम्बैट सिस्टम, मैं आपकी स्ट्रीम देखता हूँ। By the way, guys, before this, I just want to say that आप प्लीज सब कंटेंट क्रिएटर्स को चेक करना, be it Bonet, be it Sahil Bhai, aka Deathstroke, be it Rando Ruki, कार्तिकेयन अभी आ जाएगा थोड़ा टाइम, एंड be it Forceful जो कि हमारे वीडियो हैंडलर है। प्लीज टू चेक आउट द स्ट्रीम्स एज वेल, दे आर अमेजिंग, बहुत अच्छे से गेम खेलते हैं, amazing players, amazing guys, and yes, just follow them and you're gonna get treat, trust me, you're gonna get treat। तो सेम साहिल भाई आप पे मैं आता हूँ। साहिल भाई, फॉर यू कॉम्बैट सिस्टम, बिकॉज मैं आपकी जब स्ट्रीम देखता हूँ, आप योर योर मूवमेंट इज वेरी नाइस। मैं जब रैंडो की भी स्ट्रीम पे गया था, मूवमेंट बहुत अच्छा लगा था मुझे रैंडो का, ही वाज डूइंग डार्क सोल्स व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू स्ट्रीम। तो जब मैंने आपका मूवमेंट देखा, आई वाज लाइक यार बंदा लिटरली लग रहा है कि हाँ भाई एक्सपीरियंस्ड और खेल रहा है अच्छे से। सो दैट मींस कि आपने कॉम्बैट को बहुत क्लोजली फॉलो किया है। सो योर टेक ऑन द कॉम्बैट। कॉम्बैट मैं भी यही कहूंगा कि वर्सटाइल बहुत ज्यादा है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको एक ही तरीके से, जैसे कई हैक एंड स्लैश गेम होती हैं तुम्हारे पास एक ही तरीका होता है, कुछ दो तीन कॉम्बोज होती हैं, उसी पे पूरा गेम डिपेंड होता है एंड देन देयर इज अ डॉज फैक्टर। बट इस गेम में इतना वर्सटाइल है कॉम्बैट फैक्टर कि आपको अगर किसी पे स्टेल्थ पे जाना है, एक्सक्लूडिंग बॉसेस, बिकॉज बॉसेस पे तो स्टेल्थ का ऑप्शन जीरो ही हो जाता है बिकॉज देर स्टार्टिंग में ही एग्रेसिव होते हैं हमारे ऊपर। बट अगर ओपन वर्ल्ड एनिमीज पे जाओ, आपके पास बहुत सारी चीजें, आपके पास स्टेल्थ है, आपके पास पॉइज ब्रेक है, आपके पास क्विक स्टैगर्स हैं, लाइक छोटे छोटे वेपन से जल्दी जल्दी मार के हेल्थ ले जाओ, या फिर आप कोलोसल वेपन लेके एक बारी में बिग बैम मार के उनकी ज्यादा हेल्थ ले जाओ। तो यू नो इट्स रियली वर्सेटाइल। देन ऐश ऑफ वॉर, बंदे को डिस्ट्रैक्ट करके पीछे से मारो। देन यू हैव योर आई मीन ऐश ऑफ वॉर कह दिया मैंने, क्या बोलते थे उनको, समन, स्पिरिट एशेस, या स्पिरिट एशेस।
देन यू हैव ऐश ऑफ वॉर। अब इन्होंने ऐश ऑफ वॉर तो ऐसा बना दिया है, प्रीवियसली सोल्स गेम में तो ये था यू कैन जस्ट ऐड एन एलिमेंट टू योर वेपन, और स्किल वेपन बेस्ड ही होते थे। अगर आपके पास क्लेमोर है तो क्लेमोर का जो स्किल है वो क्लेमोर पर ही चलेगा। बट नाउ दे हैव एडेड वर्सेटैलिटी उसमें भी डाल दी है उन्होंने, कि आप उसी टाइप का कोई और वेपन लेके भी उस पे क्लेमोर का स्किल डाल सकते हो। इन्होंने इतना वर्सेटाइल कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि क्लेमोर की रेंज कम है और दूसरे वेपन की रेंज ज्यादा है, आप उस पे वो स्किल डाल दो। कुछ स्पेशल हैं जिन पे नहीं डलता, बट स्टिल उस चीज में भी वर्सेटैलिटी है। प्लस इन्होंने और एलिमेंट्स भी डाल दिए हैं पहले से ज्यादा, लाइक फायर अब इन्होंने वीक कर दिया है पहले से तो बहुत ज्यादा। बट नर्फ इन्होंने किया। एक नया मैकेनिक डाल दिया है, स्लीप डाल दिया है इन्होंने, एक नया रॉट करके मैकेनिक डाल दिया है जो पिछले गेम्स में नहीं था। आई थिंक रॉट तो बोलेंगे था, इन्होंने नाम चेंज किया है टॉक्सिक का, बट है तो वही चीज। तो चीजें नई नई डाली हैं, गेम बहुत वर्सेटाइल कर दिया है, एक ही बंदे को मारने की बहुत सारी अप्रोचेस डाल दी हैं। तुम डिफेंसिव होके, इवेसिव होके, या फिर स्ट्रेट बैम बैम मारने वाले होके, वाइल्ड स्ट्राइक वाले बनके, तुम जैसे मर्जी मार लो बंदे को। इट्स अप टू यू कि तुम्हें कौन सा प्ले स्टाइल पसंद है। मैं भी अपने प्ले स्टाइल चेंज करता रहता हूँ, कभी एक प्ले स्टाइल से बोर हो जाता हूँ तो स्टेल्थ में चले जाता हूँ। 90% मुझे स्टेल्थ पसंद आता है, कॉज उसमें ज्यादा मच मच नहीं होती। लेकिन हाँ, जब 6 जने इकट्ठे बैठे हो, एक को मारो तो बाकी 5 तो फिर चढ़ ही जाते हैं ऊपर, तो तुम्हें फिर तब उसके लिए डॉजिंग एंड क्विक वेपन्स चाहिए होते हैं। तो मैं भी धीरे धीरे करके वेपन्स चेंज करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि कौन सा वेपन बढ़िया है कौन से सिचुएशन के लिए, तो मजा आता है उस चीज में भी। ये वर्सेटैलिटी जो है कॉम्बैट की, ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन स्टिल इसमें थोड़ा पुराना फैक्टर भी है सोल्स का, लगता है कि हाँ सेम ही है, थोड़ा बहुत नई चीजें कुछ कुछ डाली हैं, बट ओवरऑल जो ब्लूप्रिंट है कॉम्बैट स्टाइल का, वो पुरानी गेम वाला ही है, अभी कुछ ज्यादा नया नहीं है। जैसे सकीरो में बहुत अच्छी जंप मारी थी इन्होंने, पैरी विंडो थोड़ी बड़ी कर दी थी, लेकिन पॉइज जो ऐड किया था, जो एक्चुअली सकीरो से है और इसमें भी इम्प्लीमेंट किया है, तो वो चीज एक अलग लेवल था कॉम्बैट सिस्टम चेंज करने का। इसमें इन्होंने इतना वो चेंज नहीं किया है, इसमें इन्होंने सेम ही डाला है। तो वो चीज थोड़ी अजीब लगती है, बट स्टिल कॉम्बैट इज वेरी वर्सेटाइल, पुरानी गेम से बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। हाँ, मतलब पॉइंट इज कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर कुछ हो रहा है तो वन शुड क्रिएट अ बेंचमार्क। जैसे सेकिरो एक बेंचमार्क क्रिएट कर दी है, और अगर ब्लैक मिथ वुकोंग आगे आएगी तो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर देन सेकिरो, बट उसको सरपास करना वो बहुत इतना आसान मुश्किल है। नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब अगर सेम कर दिया तो लोग बोलेंगे कि कॉपी पेस्ट है, हाँ, और उससे बेटर करना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत कम ऐसी गेम्स हैं जो सरपास करती हैं, बहुत कम ऐसी गेम्स है। अब लाइक विचर 3 है, अब सीडी प्रोजेक्ट रेड को नेक्स्ट विचर 3 कब मिलेगी ये नहीं पता। उन्होंने जो बना दिया वो खुद ही उसको सरपास नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं व्हिच इज राइट नाउ। तो बहुत सही पॉइंट उठाया साहिल भाई ने, दैट कॉम्बैट इज एंगेजिंग, इट इज नाइस, बट could have been more better कि इसमें और चीजें अगर एड अप हो जाती, चीजें और बन जाती इसमें, तो एक बेंचमार्क क्रिएट बन सकता था फॉर द अपकमिंग स्टफ। तो यहीं पर ही आई एम गोइंग फॉर कार्तिकेयन फॉर यू। कॉम्बैट स्टाइल कितना अच्छा लगा आपको? So the first thing about combat system was that अभी हम बहुत लोगों ने स्पिरिट समन्स के बारे में बोला, एशेस ऑफ वॉर ने बारे में बोला था, and it is absolutely understandable that the freedom in Elden Ring was present. Your playstyle is what makes your character here. But if I have to bring everyone's attention to this a certain point here, I would like to talk about the attributes that came along with your Tarnish. जैसे बहुत ज़्यादा attributes थे, like you had vigor, you had endurance, you had dexterity, we had intelligence, faith, arcane. ऐसे इतने ज़्यादा attributes थे कि अभी जब हम गेम शुरू करते हैं, we get to choose our own class, like from vagabond to warrior to samurai, or like aristocrat, जो भी थे, like जो भी classes थे, या vagabond भी थे. The thing was that as Batshank OG sir had once mentioned, the classes were just a gig for your starting equipment. जो आपके attributes start होने वाले थे, आपके पास कौन से equipment होंगे, that was just it for the classes. Like अभी अगर हम पुराने वाला आरपीजी गेम्स पे देखते हैं, राइट, द क्लासेस हैड अ सर्टेन ट्रेडमार्क फॉर इट. जैसे आप असैसिन वाले क्लासेस देखते हैं, उनके लिए एट्रीब्यूट्स वे
लाइक डेक्सटेरिटी फोकस्ड या स्टेल्थ फोकस्ड, लाइक उनके लिए स्पेशल स्किल्स भी होते हैं। अभी इसमें क्या है ना, the attributes are just common. Classes do not make this thing. It's your entire freedom. आप vagabond बन के आप एक scholar भी बन सकते हैं, आप intelligence focus भी जा सकते हैं। You can be a mage while being a samurai as well. या like एक thief बन के you could be a warrior as well. ऐसे combinations कर सकते हैं। But अगर class की concept introduce कर रहे हैं, there was nothing specific for that class as well. So while on one hand you tend to focus on one thing that is good, right? On the other hand, that certain thing that has been excluded will come to bite you back later on, eventually. And like जैसे like regarding a few certain attributes, right? बहुत लोगों ने combat system like during a fight sequence with a boss or anyhow. RP sir, I believe you may understand this as well क्योंकि I'm taking this from your stream. जब when you're like knocked down by a boss's heavy attack, right? And immediately the next moment एक और heavy attack के साथ he just comes and finish you up. आपके character उठता नहीं ground से. After being knocked down, you don't even get up back from the ground. यही Like मैं हाँ, like जैसे like Sekiro में है ना, like wolf इतनी swift है कि like जब एक बार knocked down हो गए, वो जल्दी से जल्दी उठता है. रिस्पॉन्ड अच्छा करता है। Respond अच्छा भी करता है. Like इसमें like once when you're knocked down, you stay down. एक और heavy attack आता है, बस खत्म. So this was one thing that I feel could have been improved in a manner of speaking, and the attributes as well. Like थोड़ा एक class specific अगर कर सकते हैं, then that would have been justice for adding the classes in the first place. The combat was good. The combat was really good in overall. You had full freedom. You had an ability in which you could choose between various classes. आप दो classes भी कर सकते हैं. Like samurai बन के तो एक mage भी बन सकते हैं, या vagabond बन के आप एक warrior भी बन सकते हैं. You had every freedom to sort out your attributes. But थोड़ा like अगर class specific कर रहे हैं, then they could have sorted out something important for that. वही चीज बहुत सही पॉइंट उठाया कार्तिकेय ने, यही मेरे भी पॉइंट्स है। कॉम्बैट इस गेम का अच्छा है, नो डाउट, ठीक है, इट इज नाइस। मतलब ऑब्वियस ही बात है, फ्रॉम सॉफ्टवेयर है तो कॉम्बैट पे फोकस किया जाएगा, बट कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं। लेट्स से मैं बस इतना बोलूंगा, अगर आप कॉम्बैट अपनी इसका एंगेजिंग बनाना चाह रहे हो, अगर आपने क्लासेस बनाई है, इफ यू गो बाय दिस समुराई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ समुराई क्लास। Samurais are always known for their swords. They're never known for their shields. Samurai knows for their deflections. They're never known for their guard counters. No. अगर आप क्लासेस बना रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, उस क्लास स्पेसिफिक बेसिस पर आपके जो रिफ्लेक्सेस होने चाहिए इस गेम में, जो कि होने चाहिए। अगर मैं समुराई यूज कर रहा हूँ, मैंने अभी 1.5 साल पहले सकीरो खेला, उसमें मैंने समुराइज देखे, मैं शिनोबी स्टाइल देखा, सब देखा। मैं यहाँ पर अगर एक समुराई को देख रहा हूँ, मैं अगर उस समुराई को देख रहा हूँ तो बस एक कपड़े चेंज हुए हैं और कुछ नहीं है, और या फिर वो जो स्टार्टिंग का एक अटैक होता है जो कि उसके पास एक बाय डिफॉल्ट मिलता है उसको। सो आई वुड से हेलो रैंडम क्यूट बेबी। सो द पॉइंट इज so the point is combat style could have been better, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि जिस तरह के कार्तिकेय ने बोला, इवन बैट शैंक सर ने भी बोला था कि क्लास स्पेसिफिक अगर आप जा रहे हो तो आप उसके क्लास स्पेसिफिक रहो भी। अब वैगाबॉन्ड मेज बन रहा है, मेज समुराई बन रहा है, सो व्हाट्स द यू कैन से फन इन एडिंग दीस क्लासेस। क्लास स्पेसिफिक अगर आप बना रहे हो तो उस क्लास स्पेसिफिक बेसिस पे आप उनके एबिलिटीज को रखो, और उस क्लास स्पेसिफिक पे अगर वो आगे बढ़े तो बढ़िया है। फिर इसमें एक, जैसे कि बताया, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बॉसेस को आपकी जो एडवांटेज आप पे ज्यादा एडवांटेज होता है बॉसेस को। मतलब द पॉइंट इज, अगर आप सोल सीरीज खेलते हो, सोल सीरीज इज नोन फॉर यू कैन से अ मीडियम पेस गेम, और फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आपके बॉसेस आपकी स्पीड के साथ चलते हैं, एक स्पीड स्पेसिफिक एक पैरेलल चल रहा है। ब्लडबॉर्न में भी सेम है, ब्लडबॉर्न में साइड डॉजेस है, बिकॉज आपके बॉस फाइट्स, अब अगर आपके बॉस फास्ट हैं तो आपको साइड डॉजेस मिल रहे हैं ब्लडबॉर्न में।
ब्लडबॉर्न और डार्क सोल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप डार्क सोल्स में रोल कर सकते हो, बट ब्लडबॉर्न में आप साइड डॉज कर सकते हो, साइड स्टेप ले सकते हो। वो साइड स्टेप क्यों है? क्योंकि आपके बॉसेस फास्ट है, सो इट वाज अ रैशनल मूव। लेकिन यहाँ पर एल्डन रिंग में, जैसे कि कार्तिकेयन ने बोला कि हाँ, अगर आप पे बॉस कोई एओई मूव मार रहा है या फिर अगर आप पे हेवी अटैक कर रहा है, अगर आप डाउन हो, नॉक्ड हो, आप जब तक खड़े होते हो वो सामने वाला आपको मार देता है। या फिर आप अपना कोई हेवी अटैक मारो, लेट्स से आई एम यूजिंग अ ग्रेट ग्राफ्टेड स्वॉर्ड, मैंने पूरा अपना L2 प्रेस करके उसको अटैक मारा, सामने वाले को लगा भी, जब तक मैं वापस उस पे करके अपना रिकवर कर रहा हूं, वो रिकवर करके आपको मार देता है। सो दिस इज अ टेक्निकल टू बी स्टफ, ये टेक्निकल स्टफ है जो कहीं ना कहीं लैग करता है, और कॉम्बैट में हमने कई बार चीजें फेस भी करी है। सो मैं ये बोलूंगा कि कॉम्बैट वाज गुड। मैं सिर्फ फिर बोल रहा हूं, फॉर मी एल्डन रिंग कुड हैव बीन बेटर। मैं ये बोल रहा हूँ, एल्डन रिंग इज अ गुड गेम, मुझे कोई ग्रज नहीं है, मेरे पॉइंट्स वैलिड हैं। मैं इतना मुझे पता है कि अगर मैं कोई पॉइंट रख रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने वैलिडिटी से रख रहा हूँ कि हाँ, ये चीज मैंने फेस करी है तो मैं इस चीज को आगे लेकर आऊंगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। कॉम्बैट इज गुड, बट वी हैव टू फेस द रियलिटी एज वेल कि कहीं ना कहीं चीजें बदली भी हैं और ठीक हो भी सकती थी। सो गाइज, एनी पॉइंट इस कॉम्बैट सिस्टम पे अगर आप कुछ रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। Yes, just one added point, not to combat, but जो मैंने point कहा था, like class specific चीज. One thing I have noticed in terms of the loot you get, class specific नहीं थे उतने ज्यादा. Like samurai के लिए, right? अभी as far as I can recollect, there were only like two armor sets that could resemble a samurai class. या जो warrior class थे, वो starting पे एक Arabian warrior जैसे costume पहनते हैं, 2 sabers in hand, ऐसे एक desert warrior type outfit होती है ना. Like वो भी outfits कम थे. Like ज्यादा loot जो थे, they actually focused more on a night based aesthetic of a loot. Like class specific related loot नहीं थे actually, so they could have improved on this as well. वही, बट जैसे भी है, जैसे भी है, हमने एंजॉय किया। पॉइंट इज दिस, हमने तो साइबरपंक को PS4 के इनिशियल स्टेजेस पे भी एंजॉय किया था, जबकि दुनिया उसको दे बैशिंग द गेम, बट हमने उस चीज को भी एंजॉय किया। इट वाज नाइस। तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। सो guys, Kaarthekeyan, please give our Discord link in the chat. Guys, आप हमारे Discord सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर है आस्क योर क्वेश्चन करके एक हमारा सेक्शन है। अगर आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको पूछना है, आप वहां पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अगर वहीं पर ही देने वाला वो आंसर है तो डेफिनेटली आर पैनल मेंबर्स या मुझे, अगर आप जिसको भी डायरेक्ट कर रहे हो @ करके आप पूछ सकते हो उसको, he'll be answering that question. Otherwise, अगर हमें कुछ लगा कि उस पे एक थीम बन सकता है या कोई पॉडकास्ट बन सकता है, we can do that as well. So thank you guys for the support, by the way. तो guys, मैं अब सबसे आपसे पूछना चाहता हूँ, your favorite boss till now in Elden Ring. साहिल भाई। मेरा, हेलो, मैं हूं ना? हाँ, ठीक है। मेरा सबसे पहला जो देखा जाए सबसे बढ़िया जो मुझे अभी तक बॉस लगा है इन उसमें, कि मतलब मुझे बहुत मुश्किल लगा, जो मुझसे मर ही नहीं रहा वो था जो नाइट बॉस आता है ना, वो तलवार लेके, क्या नाम है उसका, बेल बेरिंग डीमन। यू नो, वो कम से कम 3 बार मिला है, मैंने डेथ काउंटर लगाया है। अगर कोई मतलब देखे भी तो कम से कम 50% डेथ मेरी उसी बॉस से है, क्योंकि वो बॉस के मुंह पे जाओ, उसको पैर ही नहीं कर सकते। अगर वो अपनी ऐसी स्वॉर्ड मतलब नॉर्मल अटैक्स नहीं मारेगा, जो वो बहुत कम मारता है, उसको पैर ही कर ही नहीं सकते तुम। उसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि तुम उससे 1 किलोमीटर दूर भी अगर अपना फ्लास्क पी रहे हो, वो तलवार गाड़ देगा तुम्हारी छाती में। इतना इरिटेट किया है ना उस बॉस ने मेरे को, लेकिन तो उससे लड़ने में भी मजा आता है। मैंने तो टोरेंट पे मारा था उसको। मेरे से नहीं मरता, टोरेंट गिरा देता है वो मेरा। मैंने टोरेंट पे मारा था उसको। बहुत सही बॉस है वो। मुझे मेरा फेवरेट बॉस वही है, जबकि वो मेन बॉस भी नहीं है, एक बगे जगह एज अ साइड बॉस आता है, बट स्टिल मुझे सबसे बढ़िया बॉस वो लगता है जब एक मेन बॉस भी नहीं है। ग्रेट ग्रेट। Bonnet, your favorite boss? Okay, so मेरा favorite boss was Radon. Like the moment we step into the arena, मतलब
पीछे से फील फेस्टिवल है, वो फील आ रही है, पूरी दुम 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 पीछे से गाने बज रहे हैं, और वो जेरन चिल्ला रहा है वेलकम टू द रडान फेस्टिवल। तो वो जो एक्साइटमेंट लेवल और हाइप बढ़ जाती है, तो आपको मतलब बॉस से पहले ही पता चलता है कि डैम यार, ये तो कुछ स्पेशल होने वाला है। एंड आप जब अंदर जाते हो, एक पूरी बैटल फील्ड दिखती है आपकी, एंड आप गए और सीधा मुंह पे एरो, मतलब फिर आप वापस गए, देन आपको पता चला कि हाँ मैं आगे जाऊंगा तो मैं समन कर सकता हूँ, एंड एरो के थ्रू रोल करना है। वो इतना बड़ा सा है वो, इतने और इतने ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, मतलब कि आपके साथ आपके कंपेनियंस भी लड़ रहे हैं, तो एक पूरी बैटल फील्ड और वॉर वाली फीलिंग आती है उसके साथ। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि हाँ ये स्टेप डाउन तो है, जो एल्डन रिंग के बॉसेस है वो पास सोल्स गेम से एक स्टेप डाउन है, बट रेडान मुझे एक ऐसा बॉस लगा कि नहीं यार, ये तो नेक्स्ट लेवल का बॉस है। दैट्स जो रेडान की अभी बोनेट ने बात करी है, मुझे अब तक याद है। आप जब उस जब ना वो जो एक कहते हैं ना हाइप जो बिल्ड होती है उसके लिए, जो हाइप है, जब आप हाइप में एंटर करते हो कैसल में, और जो वो पीछे से इट्स लाइक अ टूर्नामेंट चल रहा है, और एक ग्लैडिएटर रिंग में आप हो, यूर गैदरिंग दी एलाइज, चाहे वो जार आप गैदर कर रहे हो, या फिर वो जो वोल्फ वाला कैरेक्टर होता है जो रानी का ब्रदर होता है, वो क्या नाम होता है उसका, ब्लड। ब्लेड 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 Played. ब्लेड ब्लेड वो, मतलब जब आप सबके साथ मिलकर उस पर अटैक करते हो, अमेजिंग फीलिंग। ब्रांडो, योर फेवरेट बॉस? Malenia. That boss is one of the most disappointing boss in the game, yet at the same time my most favorite boss in the game. बात क्या है कि मलेनिया वॉज द ओनली बॉस जहाँ पे मुझे वो डार्क सोल्स वाला एक्सपीरियंस मिला था। लाइक आई वाजंट फाइटिंग विद हर, आई वाज डांसिंग विद हर इन हर ओन ट्यून्स। डॉज कर करके सडनली उसके अटैक के बीच में ही मैं उसको अटैक करता हूँ, फिर इमीडिएटली आई नीड टू डॉज इट, डॉज फ्रॉम अटैक्स, अगेन आई नीड टू डॉज इट, एंड थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते वो भी पीछे चले जाते हैं, मैं भी पीछे चला जाता हूँ, स्टेमिना उठाता हूँ थोड़ा, एंड देन अगेन वी गो इन एंड क्लैश आवर swords, and that experience was so so fulfilling after like all the bosses that I've faced in. अदर बॉसेस भी अच्छे थे, लेकिन उसका जैसे मैंने पहले बोला, लाइक उनका वो इश्यूज मुझे अच्छे लगे कि मुझे वो ओपनिंग ज्यादा मिल नहीं रहे थे, बहुत वेटिंग गेम करके वेटिंग देयर वाज अ मैसिव वेटिंग गेम इन दोस बॉसेस। बट जब मेलिनिया के साथ फाइट करता था, देयर वाज रियरली एनी वेटिंग, मैं इंस्टेंटली वी जस्ट इंस्टेंटली जस्ट गोइंग इन एंड वी वर एट आवर फेसेस ऑल द टाइम। जस्ट उसका एक ही प्रॉब्लम आ गया था, जो उसका वाटरफॉल डांस है, वही एक मतलब उसका मेजर इश्यूज है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जब मुझे एक बहुत वाटरफॉल बड़ा आए, जब वाटरफॉल डांस करती है ना, मेरे मन से एक ही बात निकल रही थी, मुझे सकीरो का वुल्फ दे दो, मैं हाँ उसकी भाई बैंड बजा दूं। वो बिकॉज उसकी जो वॉकिंग भी है ना, वो पूरी इशिन जैसी है। और जब आप उससे फाइट करते हो ना, आप बस इतना बोलते हो, भाई मुझे मेरे सकीरो वुल्फ आ जाए, कहीं से निकल कर आ जाए, और हम उसको कंट्रोल कर ले, ये सारे डिफ्लेक्ट होंगे मूव्स, सारे। भाई बहुत खतरनाक था मलेनिया का तो, मुझे अब तक याद है यथार्थ, और मैं, और लिटरली उसके लिए स्पेशली मैंने अपना ब्लीड बिल्ड बढ़ाया था। और मैं क्या भाई आर्केन बढ़ाओ फिर मारो, मैंने ब्लीड बिल्ड से मारा था उसको। मुझे ब्लीड बिल्ड बहुत पसंद है, नो डाउट। मुझे ब्लीड बिल्ड, आप ये कह सकते हो कि मैंने गेम को 55% मैंने डेक्सटैरिटी और स्ट्रेंथ पे किया था, बाद का पोर्शन मैंने ब्लीड बिल्ड से किया था, और लास्ट जो बॉस था उस पे आप ब्लीड नहीं चलता, तो यू नीड दैट फावड़ा, तो फिर से डेक्सटैरिटी पे चला गया था, थैंक्स टू दैट रिस्पेक्ट विद रनाला। So, yes, Kaarthekeyan, your favorite boss? I hate to go out on a limb here and say that ki Malenia was my also my favorite boss battle, but ठीक है, थोड़ा we will keep it unique here. Like I can share about another boss as well जो मेरे को tough battle दिया. That will be none other than Dragon. कार्तिकेयन, मुझे सुनना है मेलिनिया को तुमको क्यों पसंद है, वो आई वांट टू अरे नो बिकॉज़ मलेनिया की इसको सेकंड फेज का कट सीन पसंद है। क्यों यार अंडरस्टैंडेबल। क्यों यार क्यों यार क्यों यार क्यों? चलो चलो चलो, बोलो बोलो। Okay, so if I have to share about Malenia Rando and to the audience, she will deal with you in an ultimate amount of pain and horror. Like कि इतने ये है कि like how do we put it this way? The moment you start fighting her, right?
उसको खत्म करने के लिए एकदम एक इटर्निटी लगेंगे, जैसे वो स्पॉन्जबॉब में एक मीम आया था ना, वन इटर्निटी लेटर, ऐसे वो उसके ऐसे वो मेरे को बार बार मन में आ रहा है, वन इटर्निटी लेटर, वन इटर्निटी लेटर, कब होगा नहीं होगा ये मालूम ही नहीं। So the thing is right, मेरे को ऐसे फील भी हुआ था कि when you like battle on Millennia and जो फाइनल चीज में एंड रिजल्ट होगी, it's just that your sanity will be tested at every corner here. That's one thing that was impressive about this boss battle. And अगर थोड़े एक और बॉस भी हाईलाइट करनी है, that was none other than Dragon Lord Placidus X. For Oh, one good amazing reason. cinematic fight. For one good reason, क्योंकि अगर थोड़ा सा लोर भी डालनी है इस पे, Placidus X was actually the ruler of the lands between, before Marika, before the Earth Tree, before everything. वो बंदा was there for serving the very dragon entity that was ruling the lands between. जैसे Earth Tree and the Greater Will जो एक outer वाले god थी, वैसे भी Placidus Sax was the ruler of the land between, and there was a dragon deity which could explain the existence of dragons here. जो वो एक खतरनाक boss battle sequence होती है ना उसके realm पे, that was one thing I can say, like one of the toughest bosses. Kaarthekeyan was at my stream when I defeated Placidus X. Remember, it was a solo fight. पूरा And I का पूरा still बिजली बाबू है वो। मैंने 99 आर्केन करके उसको मारा, 99 आर्केन पे पहुंचा दिया था। मैं कहा तब ओ भाई, that dragon has I think three heads और 2 heads already was beheaded. अगर 5 होते तो भैया मैं कहता भाई मैं कल स्ट्रीम कर रहा हूँ, मुझे 3 हेड्स को करने में अलग रहा। अगर उसके 2 beheaded heads थे, अगर सिंपल सी बात बोले है ना, इफ Placidus X was here in India, तो यूपी की जो बिजली की प्रॉब्लम्स हो रही है वो कभी भी नहीं होगा। इतना बिजली स्पैम कर दिया है, जस्टिस फॉर शुभांकर इन द चैट, इतनी स्पैम कर दिया बिजली। बेचारा शुभांकर, ये शुभांकर को बताना। अब शुभांकर पक्का आगे कंटिन्यू पक्का करेगा। मैं बोल रहा हूँ, इफ Placidus X was here in India, right, यूपी की बिजली प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी इतने। वो बिजली स्पैम करके देखे तेरे को। भाई बहुत बिजली थी। एक्चुअली Placidus का मेरा फेवरेट, सॉरी हाँ बोलो। Placidus का एक मूव, वो जो जब वो न्यूक मारता है ना, वो मस्त लगता है मुझे। वो पार्ट सब कुछ बंद हो जाता है, एवरी साउंड, और सडनली बूम आ जाता है एकदम पूरा, जो वो एपिक एकदम लगता है ना, वो बहुत एपिक लगता है। और वो जो पूरा ठक 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 करता हुआ आता है ना आपकी तरफ, हाँ वो भी है। एंड सरप्राइजिंगली फनी थिंग इज Placidus तो मतलब वैसा अपनी बिजली से न्यूक मारता है, उसके अगेंस्ट पे गॉडफ्रे अपने हाथ से वैसे उससे ज्यादा बड़ा न्यूक मारता है। वो मुझे बहुत फनी लगता है। भाई वो कहाँ से न्यूक मारता है, मुझे यही सीखना है। वो कहाँ से करता है पूरी दुनिया। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है वो, पोपटलाल, दुनिया हिला दूंगा, वही पोपटलाल है वो इस पूरी गेम का। सो यस, फॉर मी, जैसे अभी रैंडो ने बोला, गॉडफ्रे और स्पेशली होरालूच, मजा आ गया था। दैट वाज लाइक 1-on-1 खतरनाक बैटल, मजा आ गया था। मैन टू मैन, बट मतलब कोऑप में भी मुझे बहुत मजा आया था। एंड YG was a great partner. मुझे बहुत मजा आया था एल्डन के बॉस फाइट्स में, नो डाउट मजा आया था। एंड देयर इज वन मोर बॉस जो कि मुझे बहुत सही लगा था, टू बी ऑनेस्ट। एंड वो एक लेवल पे आपको एक बहुत सही फाइट देता है, दैट इज गॉड्स स्किन अपोस्टल। जब आप किलिड में होते हो, आप जब उस बॉस से फाइट करते हो, डैम, मुझे वो एडिशन बहुत जबरदस्त लगा था। एंड एन ऑनररी मेंशन, टीश, जब आप एवरगोल में उससे फाइट करते हो, क्लास बॉस, वैरायटी। मुझे बेस्ट अगर एवरगोल आफ्टर क्रूसिबल नाइट कोई लगा है तो मुझे टीश लगी है। सो गाइस, actually RP, I think Deathstroke is left to say his favorite he said boss. I think No, he said I've said no, already. he नहीं Deathstroke नहीं बोला। I said na that guy, night boss, bell bearing bell bearing demon. अच्छा Yeah. अच्छा, sorry Because sorry. the 3 My bosses you have talked about, I haven't reached there. Yeah. So guys, now the point is, we have discussed almost everything, to be honest. Now just final thoughts. Is From Software in the right direction? And Actually RP, sorry to interrupt Raman। एक्चुअली ये बात है ना कि फेवरेट बॉस तो हो गए सबसे, मतलब आई थिंक वी आल्सो शुड टेल अबाउट आवर मोस्ट हेटेड बॉसेस आल्सो। व्हाट डू यू hated boss?
Yeah. बताओ, लाइन है बहुत बड़ी, बताओ कुछ बता मेरा दो। तो ट्विन गार्गोइल्स ट्विन हाँ एकदम सेम बदतर फाइट था, सेम एकदम बदतर फाइट था यार। बहुत गंदे बॉस थे। आई लाइक मीन ट्विन देयर अगर वाज, पॉइजन भी मार रहा है चलो ठीक है, गैस हाँ, मार ले यार, पॉइजन स्टैगर करता है यार उसका, यू स्टैगर कांट डैमेज वो। भी करता है इस पॉइजन, लाइक हाँ हाउ इट वही डज तो दैट मेक स्टैगर, सेंस? या वो चीज कुछ सबसे भी ज्यादा ओपनिंग नहीं इरिटेटिंग है थी। अटैक करने के एक हम पे, लिए। हाँ यू कैन सॉरी से, सॉरी, हाँ कोई ओपनिंग नहीं थी अटैक करने के लिए। उसके बाद बस मेरा एक्सपीरियंस जब सोलो गया था, जब डुओ हो जाता है ना उन दोनों का, दोनों के दोनों आ जाते हैं, मेरा बस एक ही काम होता है, बस भागते रहो, अटैक करने का चांस ही नहीं मिलता है मुझे कहीं पे भी। एंड दैट वाज रियली 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 वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। जब भी अटैक करने जाता हूँ इंस्टा डेथ हो ही जाता है, क्योंकि मतलब एक तो पॉइजन डैमेज आते रहता है, पॉइजन स्टैक, मतलब वो पॉइजन इन्फ्लिक्ट होता है उससे भी डैमेज आता है, एंड ऊपर से वो दोनों मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं कि, और उनका डैमेज भी इतना ज्यादा है, इंस्टेंटली डेथ हो जाता है। और सेकेंडली इन दोनों का साइज इतना बड़ा कर दिया इन लोगों ने, लाइक स्क्रीन पे, मतलब अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब ज्यादा नहीं आता बट स्टिल आते हैं वो लोग बीच बीच में, कैमरा कुछ दिखा नहीं पाता है वो कौन सा क्या कर रहा है, आई कैन नॉट टेल व्हेन दे आर अटैकिंग एट ऑल। So Twin Gargoyles was absolutely the worst boss for me. Only boss in the entire game that I think that I cannot defeat even in my second playthrough. मुझे एक mimic tier या फिर मतलब कुछ spirit summon मुझे use करना ही पड़ेगा। Even after using spirit summon मुझे actually उनके साथ I think 3 बार लड़ना पड़ा। उसके बाद मैं defeat कर पाया। And till date I do not have any answer as to how to exactly find openings in their attack pattern. That's it. आई विल बोनच आल्सो से कि दोनों का परफेक्ट टैग टीम था एक्चुअली वो वेलिएंट गार्गोइल, बिकॉज दोनों खाली नहीं बैठते थे। एक का काम होता था पीछे से पॉइजन मारना ताकि आपका पॉइजन बार कम ना हो जाए, और दूसरे का काम था डायरेक्टली अटैक करते रहना ताकि आप मूव ना कर पाए। देन सेकंड थिंग, वही चीज, इतने लार्ज थे प्लस इतने स्किनी थे कि आप अगर कोई मूव मारो भी तो उनकी टांगों के बीच में से निकल जाता था, उन्हें नहीं लगता था। प्लस इवेसिवनेस भी इतनी थी, कभी कभार पीछे उड़ जाएंगे और फिर इतना हैवी ब्लो मारेंगे कूद के, देन यू कैन डू एनीथिंग। मेरे को कम से कम आई थिंक मुझे भी कम से कम 10 या 15 ट्राई लगे थे, इवन विद अ मिमिक। नो नॉट विद मिमिक, उस टाइम मेरे पास +10 मिमिक नहीं था, मेरे को जस्ट मिमिक मिला था। तो मैंने ग्राइंड किया +10 मिमिक के लिए, उसके बाद मैं उसको मार पाया, नहीं तो मैं उसे मार ही नहीं पा रहा था। शायद ट्विन बहुत दो या गंदे गार्गोइल्स, बॉस तीन था। से नॉकरन कंटिन्यूस से फाइट भी थी। वेलिएंट गार्गोइल्स, या नॉकरॉन वाले यहाँ खतरनाक थे, खतरनाक थे। टैगर भी नहीं होते स्टोन बॉडी। स्टैगर भी नहीं होते हैं वो भाई, वो अलग नेक्स्ट लेवल होते हैं, पॉइजन भी करेंगे आपको, देन मतलब और लिटरली उसकी हेल्थ जब एक की 60% तक चली जाती है और उसी समय दूसरा आता है, दूसरा आता तो है। एक उसको भी फिर काफी डैमेज देनी पड़ती है तब जाके मरेगा, और तब तक वो भी आ जाता है, तो इट्स लाइक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन बन जाती है। बोनेट योर वर्स्ट बॉस। वैलेंट गार्गोइल है टफ, बट जस्ट फॉर अ चेंज मुझे लगता है कि अल्सरेटेड ट्रे स्पिरिट, और स्पेशली जो हमें हेलिक्ट्री के अंदर मिलती है, जो हमें स्कारलेट रॉट वाले स्वॉर्म में फाइट करनी समझ, पड़ती है, वो एक एनपीसी क्वेस्ट में मिलिसेंट हमें फाइट कर, मिलिसेंट मिलिसेंट की या उसमें वो तो जो एरिया, मैं भी वही बोलने वाला था। यार नाइटमेयर था वो एक्चुअली में, बिकॉज आपको इतनी सारी चीज़ें हैंडल करनी है एक साथ। एक तो नीचे वो स्वॉर्म पे रॉट, आपके साथ रॉट का, तो कॉन्स्टेंटली आपको रॉट का हैंडल करना है, प्लस इतना बड़ा बॉस है, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, हल्का सा भी आप टच हुए देन यू फॉल ऑफ द अरीना। और द डॉजिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द रॉट एज वेल, एंड अटैक्स उसके इतने ज़्यादा पावरफुल टाइप है कि वन हिट किल है, और उसका ग्रैब अटैक सबसे ज़्यादा अनोइंग, वो मुंह में ले जाता है आपको, देन पता नहीं कहाँ ही पटकता है। So that was a very difficult thing for me. एग्जैक्टली, अल्सरेटेड ट्री was very annoying to be honest, in that Millicent की quest में तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स था। कार्तिकेयन, योर वर्स्ट बॉस। अभी मैं जो वर्स्ट बॉस बोलने वाले हूँ, आप सबको हंसने के ऐसे लगेंगे, ट्रस्ट मी, because according to me the worst boss was the very first boss you find at the beginning of the game, Soldier of Godric. Soldier of बढ़िया Godric. बॉस। Point भाई about ये तो Very तुमने boss. वही बात बोल दी कि मिस्ट नोबल इज द मोस्ट टफेस्ट बॉस इन सकीरो। ऐसे I can understand what Kaarthekeyan, which angle Kaarthekeyan is coming from, Not but a still I boss think material, Kaarthekeyan. that's why the not a worst boss boss. material, exactly. अब Exactly. वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं हाँ, कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। like वो तो he's just a regular dude, you can just fell him down within a few hits, बस आराम से।
वो क्यों बॉस ऐसे लगा है तो मेरे को मालूम नहीं। आई मीन ही वुड जस्ट बीन अ रेगुलर एनपीसी, एनिमी टाइप वाले एनपीसी। बॉस ऐसे क्यों लगा है तो मालूम ही नहीं। ये अगर आप जैसे कि कार्तिकेय ने भी अपना पॉइंट बताया, बाकी बॉसेस की जहां तक बात है, जैसे कि अगर आप मेरे उस पे जाते हो, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि जो जैसे रैंडो ने क्या नाम है, मलीशी क्या नाम है यार, मलिनिया मिलिसेंट मलेनिया, या मैं नाम ही नहीं, हाँ मिलेनिया मलेनिया है, जैसे मलेनिया को बताया क्वीन ऑफ मतलब मलेनिया क्वीन ऑफ रॉट, जो बताया उसी तरीके से मैं बताऊंगा। मुझे मेलिकथ पे मैं जाऊंगा, मुझे वो बॉस बहुत पसंद आया, बट एट द सेम टाइम वो इट दैट बॉस ब्रॉट मी नाइटमेयर्स एज वेल। वो जो अटैक मारता था, आपकी हेल्थ आधी वहीं पर स्टक हो जाती थी, खत्म। दैट ब्लैक ब्लेड, भाई, overcoming that boss was legit out of the box. One of the classic bosses, but at the same time जो nightmares लाए तो वो worst boss भी है। तो worst boss in the sense, मैं worst ये नहीं कह रहा कि गंदा है, गंदा कुछ नहीं है, ठीक है, गंदा नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ worst in case कि भाई वो आपको nightmares देता है। Secondly, मैं अगर कोई बोलूंगा जो मुझे बहुत पंगा लगा था मारने में, that was मॉग जो मॉगुन लॉर्ड ऑफ डायनेस्टी ब्लड, वाला, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ ब्लड। कार्तिकेयन वाज देयर ऑन दैट स्ट्रीम। भाई वो बॉस लिटरली एंड में जो स्पैम मारता है, पूरा मतलब का मैं, पूरा खून, पूरा का पूरा खून, वो ये तो ब्लड बैंक को भाई डोनेट कर सकता है। भाई ब्लड बैंक, मैं कह रहा हूँ जब मैंने उसको मारा मेरे को ऐसा लगा जैसे भाई कहाँ तबाही में मैं पहुंच गया, मतलब चारों तरफ टूटा फूटा जला पड़ा एरिया। मतलब वो बॉस ऐसी कोई जगह नहीं रखता जहां पर आप खड़े भी हो सको। You can't even step onto one thing, everything is on fire, every area is just giving you damage। आप उसको मारोगे, और यू कंट्रोल योर सेल्फ, क्या मतलब, इट्स लाइक टोटल आउट ऑफ द बॉक्स स्टफ। तो मुझे ऐसा कोई खराब नहीं लगा था, और अगर खराब लगा था तो मैं बोनेट के बाद, मैं मेरा भी वही पॉइंट था, वो जो मेलिसेंट की आप क्वेस्ट करते हो और वहां पे हेलिक ट्री में आपको अल्सरेटेड ट्री मिलता है, स्वॉर्म में जाओगे तो रॉड पड़ेगा, ऊपर जाओगे तो इतनी छोटी सी जगह जहां पर आपको फाइट करनी है, हल्का से गए तो नीचे गिर जाओगे। मतलब कहाँ तक जाओगे आप, कहाँ तक अपना दिमाग लगाओगे, उसको भी मारना वाज लेजिट आउट ऑफ द बॉक्स, बट समहाउ कर दिया था। So it was amazing. So the point is, okay. So guys, now we have already discussed everything when it comes to the Elden Ring podcast. काफी हमने चीजें डिस्कस करी, काफी मजा आया। So now the final point, क्या फ्रॉम सॉफ्टवेयर एक राइट डायरेक्शन में है? इज इट इन राइट डायरेक्शन? और अगर कोई नया प्लेयर है फ्रॉम सॉफ्टवेयर का, मतलब इफ एनीबडी वांट्स टू ट्राई अ फ्रॉम सॉफ्टवेयर, इज एल्डन रिंग परफेक्ट गेम फॉर दैट गाय और गर्ल जो भी खेल रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। माय क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम बोनेट। ओके, सो अबाउट द राइट डायरेक्शन, तो आई थिंक या राइट डायरेक्शन तो जा रहे, बिकॉज इवॉल्व कर रहे हैं वो लोग, डिवॉल्व नहीं कर रहे। एंड उन्हें खुद नहीं पता था, एक मियाजाकी के इंटरव्यू में आया था कि उस बंदे को खुद ही नहीं पता कि उसका गेम क्यों सक्सेसफुल है। वो ही इज सेइंग बिकॉज कि जॉर्ज आर मार्टिन की वजह से हुआ। सो दैट्स द थिंग, वो लोग बस अपने आर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सेल्स उनके हाथ में नहीं है। सो ये मैंटेलिटी बहुत अच्छी है डेवलपर्स की कि हाँ, अपने आर्ट को इम्प्रूव करो, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने सेल्स हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, बस नीश ऑडियंस है आपकी, इट्स गुड। बट मेन स्ट्रीम आ गया एल्डन रिंग। ऐसी ही एक रूमर्ड उनका नेक्स्ट गेम है आर्मर्ड कोर, जो उनकी एक बहुत पुरानी सीरीज़ है। सो आई गेस उसको वो लोग रिनविगरेट कर रहे हैं, वापस बना रहे हैं। सो राइट डायरेक्शन में तो जा ही रहे हैं वो लोग। अभी तक कुछ रॉन्ग तो लगा ही नहीं। सेकीरो फॉर एग्जांपल, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट, और रिस्क भी तो था वो। इट वाज अ वेरी ह्यूज रिस्क डाइवर्टिंग फ्रॉम द फॉर्मूला, बट as you can see it paid off। and as for the new players कि नए players को खेलना चाहिए, तो I think कि Elden Ring is the best start to play a new From Software game। जैसे for me I started with Dark Souls 3 but Elden Ring is the most accessible। और सीरीज में और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी बढ़ी जा रही है, as you can notice, because Dark Souls 1 में you can only roll in 4 directions, omni directional रोल नहीं था, but Dark Souls 3 में you can roll in 8 directions।
सो ऐसी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही, ईजियर है, बट एक बिल्कुल नए गेमर के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड इट, बिकॉज एक बार उसने एल्डन रिंग खेल लिया तो आई डोंट थिंक सो वो कोई और गेम खेलना चाहेगा, बिकॉज इतना वो कंपैरेटिवली ये भी टफ ही गेम है एल्डन रिंग, इफ यू कंपेयर इट विद अदर गेम्स. योर टेक ऑन दिस साहिल भाई? मैं डेफिनेटली बोलूंगा ये एक नए बंदे के लिए बहुत अच्छी गेम है. अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा वर्सेटैलिटी है हर चीज की, एंड ब्यूटीफुल है, लोर है, एक्सप्लोरेशन है, हर चीज मतलब इकट्ठी करके एक गेम में बस इन्होंने डाल दी है. परफेक्टली नहीं है और इवॉल्व भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, धीरे धीरे करके जैसे जैसे नई गेम आती है कुछ ना कुछ नया मैकेनिक हमेशा आता है, कुछ ना कुछ नया हमेशा फ्रॉम सॉफ्टवेयर करते हैं. तो आई डेफिनेटली सजेस्ट दिस गेम. और ऑब्वियसली मैं तो करूंगा ही, मैंने तो काम भी किया ना इस पे. यस, हाँ, मैं इसी मैंने पॉइंट पे बताया भी था आना. आपको. यस यस यस, तो आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस. मैं एंड ऑफ द पॉडकास्ट ये बोलना चाहता था ओहो, इस चीज पे. मैंने कोई स्पॉइल नहीं, कर दिया. डेफिनेट कोई नहीं, मैं करता हूँ इस पॉइंट पे. डेफिनेटली. कार्तिकेयन, योर टेक की फ्रॉम सॉफ्टवेयर इज ऑन राइट पाथ, और एक न्यू कमर के लिए जो कि फ्रॉम सॉफ्टवेयर से अभी तक नहीं खेला, क्या एल्डन रिंग उसको खेलना चाहिए और कोई और दूसरी गेम पे जाना चाहिए उसको? I'll just put it in a simple matter. Behind every great game lies great personalities who have developed it. They may range from the developers to the one who spearheads the entire project. Abhi, in the case of Elden Ring, one may say it's Mr. Martin. कोई और दूसरा they can say it's Mr. Miyazaki who spearheaded the project. In a more humbler opinion, some may even say that every developer who was behind the project can receive a hats of applause for this beautiful game. The thing Yeah. is, Elden Ring was very well the very thing that you can define it, that जो लोग डेवलप किया है, they have understood what runs in a gamer's mind for the Dark Souls series. वो क्या expect करते हैं, and इससे भी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि a game success would also mean that the developers have understood what are the thought processes running in a gamer's mindset. Like वो क्या चाहते हैं, like what is the thing that they want, what were the things that were flawed in their previous game, and इस नए game को बनाने में how can we better it. अभी Elden Ring से भी they would have taken points like कि हाँ, we have not done so and so things, we have not introduced so and so concepts, so जब next game जब launch करेंगे they could do it in a better way of speaking. So they are heading in the right direction and they are learning as much as they can from each and every series. अभी Elden Ring was the very thing that you can say like कि हाँ, like ये लोग they are learning as much as they can and they're doing it. Regarding the introduction of Elden Ring for a newcomer, I would go on a diplomatic manner saying 50% yes, 50% no, because 50% yes because as many of us have mentioned, game की flexibility के कारण से it is a really good learning platform for a Soul series game. 50% no because without experiencing the proper Souls essence right from Dark Souls 1, right? Like you won't know like what are the changes. Abhi, that I can say like ki I in a manner of speaking that I may have made some mistake here through the progression. Like अगर आप Dark Souls 1 से शुरू करेंगे ना, you'll get to know what the game has to offer. That way when you like progress to Dark Souls 2, 3, Sekiro and Bloodborne, right, you'll get to know the changes, what were the new things that the developers have brought, and उसको combine करके Elden Ring में कैसे combined है उनको समझ जाएंगे easily. So this is my That's take. that's great, that's great. और ये बात फैक्ट भी है, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट टिल द एंड आप खेलो तो यू विल गेट द एवोल्यूशन कि आपको क्या चीजें सीखने को मिली. पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो पांचवी सीढ़ी चढ़ोगे. सो इट्स ग्रेट, नाइस थॉट. एंड Brando, your take, is from software in the right direction, and any tips for the newbies? Talk about newbies. Actually in agreement with Kaarthekeyan over here. It's a kind of hit and miss. In one way, the developers have definitely put in a lot of mechanics that can be helpful for new players to actually get used to the From Software formula. But at the same time, the immense vagueness of everything is still present, which can actually confuse new players as to the direction that they need to take and the process that they need to, the order of things that they need to do to in order to progress through the game properly.
और जब वो प्रोग्रेशन नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। एंड आई एम नॉट स्पीकिंग आउट ऑफ थियोरेटिकली, ये थियोरेटिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली मैंने मतलब देखा है। फर्स्ट टाइम सोल्स बोर्न प्लेयर्स दे गेट कंफ्यूज्ड कि मतलब क्या करना है यहाँ पे। हाँ, ग्रेस चेक पॉइंट से डायरेक्शन दिखा देता है, बट वो डायरेक्शन दिखा के लेके जाके इसके पास जाता है, मार्केट के पास। एंड मार्केट के पास जाके जब उनका अच्छा खासा ठुलाई हो जाता है, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर नॉट, they do not think out of the box कि मतलब हाँ ठीक है, बाहर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करने से मे बी मिल सकता है। बट वो vagueness के साथ, like the players are not really used to this vague kind of direction that From Software gives, and which can be a bit of a drawback for newbies. But if you can like think, calm down, think things through, and take things easy, then yeah, this is definitely the game, hands down, that you should, and that should be the entry point for From Software game. इसके बाद you can go for the other games, जहाँ पे मतलब things can get a tad bit more tougher in different ways. And as for direction for the From Software game, I think I don't know, this is just my personal opinion कि direction के बारे में बात करना अभी फिलहाल इतना, और it's not really that needed, because I think this is the final Souls-like game that we'll get from them. I feel like it, क्योंकि मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा था, this is the culmination of everything that they've learned, and I feel like they are satisfied with this product, and it's time that I think they will start moving on and go for something else. And which personally also I feel like they should actually go and explore more new ideas rather than just going with the same Souls formula. मुझे Sekiro Part 2 चाहिए. Sekiro Part 2 This was so cute, to be honest. Nice one. एक Nice जब one, एड Ravi. में बड़े क्यूटली रैंडो ने बोला मुझे Sekiro Part 2 चाहिए. Literally, that was cute. So, guys, this was the take. If you go by my opinion, greatly portrayed point by Rando. It is important, but at the same time, one should check कि भाई आपके किस चीज में एंटर कर रहे हो. ठीक है, ये भी important है. So, if you go by my point, guys, right direction, obvious सी बात है. फ्रॉम सॉफ्टवेयर है, हम सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं. वहां पर बड़े बड़े सूरमा बैठे हुए हैं सोचने के लिए. So definitely they'll go for the profit. Definitely they'll go for much better mechanics. So yes, they are on right track. But मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इस गेम में फ्लॉज हैं, अगर उसको कवर कर दिया जाए तो एक और अच्छी गेम बन सकती है. If yes, they are sticking on to the combat style of the Soul series like, तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर उस पे स्टिक कर रहे हो तो उस हिसाब से आप अपने उसको में जो फ्लॉज हैं उसको कवर अप करो ताकि एक और कंप्लीट गेम बन सके. एंड फॉर द न्यू प्लेयर्स आई रेकमेंड कि देखो, एकदम से आपको ऑब्वियसली बात है, अगर एक एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी में जो सबसे पहली पोजीशन होती है एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पर है, एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव है या किसी चीज का एग्जीक्यूटिव है, उसको सीधा उठाकर तुम नॉर्थ हेड का काम दे दो, उसको सीधा उठा के तुम मैनेजर का काम दे दो, वो नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगा. कर लेगा बट इट विल टेक टाइम, गलतियां करेगा, सब करेगा. सो मैं ये बोलूंगा पहले फ्रॉम सॉफ्टवेयर से तुम यूज टू हो जाओ. और यूज टू के लिए जो मुझे लगता है, आई फील लाइक सकीरो एक अच्छी गेम है जिससे बंदा एक फेमिलियर हो सकता है. सोल्स गेम नहीं है बट स्टिल उसमें एक एक्सूबरेंस है, उसमें एक रेज मोड स्टफ है जो कि हर फ्रॉम सॉफ्टवेयर में होता ही है, और उसमें एक लीनियर पाथ है, एक फिर भी आउट ऑफ द बॉक्स पाथ है जिसमें वो एंजॉय कर सकता है प्ले को. अगर मैं एल्डन रिंग एक न्यू प्लेयर को ला दूं, पहली बात है वो कर ही नहीं पाएगा, उस पर टेंशन आ जाएगी कि भाई देखो, एक तो होता है वो कर लेगा लेकिन उसको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है. पॉइंट इज, in other open worlds you have markers, in other open worlds you have objectives, but this game there is no objective, there is no any dedicated path where you have to go, there is no viewpoints, there is no tower points जहाँ पर आप उसको करके आप पूरे एरिया को कर सकते हो. वहाँ क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे, आप वहां जाओगे बन जाएगा ना. ग्रेस भी आपको खुद ही ढूंढनी है, you need to follow that particular route. तो फॉर न्यू प्लेयर ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. So it's better to go for a linear game. Either go for the earlier Dark Souls series or you can go for the Sekiro. लेकिन मैं Sekiro recommend करूंगा because एक different game है और आज का game है तो you gonna love it. Because क्योंकि आज की जो generation है, अगर हम newbies की बात करें, जो आज की generation है वो ठीक है,
मैं प्लीज गाइस ऐसे मत बोलना कि मैं कुछ वो कह रहा हूँ, मैं बस इट्स जस्ट एन ओपिनियन, प्लीज डोंट वो। आज की जैसी जनरेशन है वो टेक्निकलिटीज पे ज्यादा फोकस करती है, ग्राफिक्स कैसे हैं, एफपीएस कितना आ रहा है, रे ट्रेसिंग्स एंड ऑल। हम जब हमारा टाइम था, साहिल कैन हैव दिस थिंग, हम बोलते थे गेम चल जाए मोर देन इनफ, और चल स्मूथ जाए चलना हम चाहिए, 10 अटक अटक के भी चल 10 जाए तब भी खेल हाँ लेंगे। 10-15 एफपीएस पे भी खेल के हम खुश हो जाते थे। बट आज का जनरेशन कुछ और है, इसमें उनका नहीं, ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो दे हैव द होल राइट टू हैव द फ्रूट आउट ऑफ इट, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ही डिस्कनेक्टेड। मैं पॉज हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया शायद वो। left us on a cliffhanger. Maybe light issue or something. हो सकता है, हो सकता है। रुक के देखते हैं 2 मिनट क्या होता है। तो like Rando, any message? No, no messages. I think he has an internet issue. आगे। हेलो हेलो, ऑडिबल है? Yeah, Yeah, now yeah. it's audible. ऑडिबल। उनका चार्ज खत्म हो गया, बहुत अच्छा। सॉरी। सो यस, Here we go again. फिर से Guys, no issues, थोड़ा technical issues होता है, कभी-कभी होता है, few minutes. उनको यहाँ पे एक्चुअली कनेक्टेड दिखा रहे हैं अभी भी, वॉइस बस नहीं आ रहा है आपका उनका। Connected तो है। Okay, then कुछ और डिस्कस कर लेते हैं तब तक। How about your favorite areas of the game? Areas कौन से अच्छे लगे? Limgrave, straight up. Limgrave, जैसे मैंने पहले भी कहा था, it felt more fleshed out and things felt fresh there. But post that things felt like repetitive and वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, but still पूरा बुरा भी नहीं है, मगर मज़ा तो आया, but still as I said, Limgrave actually felt really amazing to explore. अच्छा लगा था मुझे हर एक कोने पे जाके वहाँ पे देखना कि क्या क्या है, क्या क्या ऑफर करता है गेम। So yeah, Limgrave is my favorite area in terms of terms. I also think Limgrave Hello, was the best hello. area because. Okay, Hello, he's back. is it audible? Is it audible? Yes, Yeah. yes. Yeah. Okay. Sorry, actually मेरा phone का charge खत्म हो गया था तो PC से connect किया मैंने. So guys, yes. So this was from my side. I was talking about the direction. So yes, for newbies, I would say the new entrants. तो मैं यही बोलूँगा कि go for the linear game first. जो जितना आप जा सकते हो ताकि आप एसेंस को अच्छे से समझ पाओ. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द लार्जर स्टफ दैट इज़ द एल्डन रिंग. तो जैसे कि सकीरो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा एंड इट इज़ प्रीटी मच यूज़र फ्रेंडली टू बी ऑनेस्ट. सकीरो का मैं इतना बोलूँगा कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है गेम है. तो इवन ब्लडबॉर्न भी आपको एक हायर एंड पे जाएगा. ब्लडबॉर्न इज़ अ try hard game to be honest. Even Dark Souls series, even Demon Souls is kind of a try hard. तो मैं ये बोलूँगा कि सकीरो पे जाओ बिकॉज सकीरो इज़ नॉट फाइट. देयर इज़ नो फाइट इन सकीरो, इट्स डांस इन सकीरो यू कैन से. तो डांस करो स्टार्टिंग में, उसके बाद लड़ो. पॉइंट इज दिस. सो आई होप गाइज वी हैव covered almost every point and thank you guys for the support you've shown. RP sir, we were just having one small discussion, just a Yeah. short finisher. Yeah. Your favorite place in Elden Ring?
My favorite place in Elden Ring. Uh, it is, you can say, the very this I love that Nokron city very much. I पता love था Nokron मुझे city. लगा था यही नॉकरन सिटी का बोलोगे जिस तरीके से एम्बियंस है, इवन दी स्काई, और जो एक मूनलाइट इफेक्ट है वहाँ पे, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे मूनलाइट इफेक्ट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इट्स अमेजिंग। इवन मुझे अब तक याद है कि जब हम नॉकरन सिटी में होते हैं नीचे, और जब हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो जो आप कह सकते हो जो एम्बियंस हम फील करते हैं, इट वाज इट्स लाइक यूर इन अ यू कैन से ड्रीम प्लेस आप जिसे बोलते हो, वो नॉकरन है। तो नॉकरन मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड अगर आप और एक और एरिया है जो मुझे बहुत पसंद आया था, दैट इज़ आर वेरी फर्स्ट लिम ग्रेव एरिया। जैसे कि रैंडो ने बहुत सही इस चीज़ को पॉइंट किया था कि वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। वी कैन गो फॉर द ग्रास लैंड्स, वी कैन गो फॉर द सी शोर्स, वी कैन गो फॉर द माउंटेनियस एरियाज एज वेल। तो आपको बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स दिखती हैं वहाँ पे। तो इट्स अ वाइब्रेंट, इट्स एक्सूबरेंट, इज अमेजिंग, वाइब्रेंट है काफी, और मजा आता है उस सीक्वेंस में। तो लिमग्रेव एंड नॉकरॉन सिटी फॉर मी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट And स्टफ हियर। and for me it was actually Rare Lucaria for one reason, because थोड़ा वो हॉगवर्ट्स की याद आई थी उसकी डिजाइन से। लाइक पहले एक स्वamp की जगह ऐसे आती है, द सिटी जस्ट केम बाय लेटर, द कैसल वाज रियली ब्यूटीफुल, एंड उसके पास ही एक ग्लिनस्टोन ड्रैगन थी। दैट वाज द चेरी ऑन टॉप ऑफ अरे, द केक फॉर दैट। मैं राय लुकेरिया के वहां गया जा रहा था, वो नीचे गिर गया। वो पता नहीं कौन सा एक बॉस आता है, वो अपने पेट के अंदर आपको ले लेता है, वो जो दरवाजा खुलता है अच्छा अंदर ले अच्छा लेता अच्छा अच्छा है, वो जो या व्हील चेयर हाँ, वाला वो होता है। वो एक वर्जिन, एनपीसी अब है। उसने बेटर वर्जिन। उठाकर मेरे को वर्जन ऑफ वहां पे, रेक्टर। हाँ वही, वो वहां पर उठा के मेरे को इसका वो जरा लावा वाले एरिया में डाल के भेज दिया। मैं कहा कहाँ मैं चांद तारों में घूम रहा था, कहाँ मेरे को ये लावा में उठा के फेंक दिया। और फिर अगर आप, और यहाँ पर एक और भी अच्छा होता है इस गेम में, अगर आप इस चीज पे जा रहे हो, तो ये गेम आपको किसी ना किसी वे में दूसरे एरिया में फेंकने में इनको बड़ा मजा आता है। आपको वहां फेंक देंगे, फिर वहां पे ग्रेस ढूंढो कि वहां से कैसे निकलेंगे, बिकॉज जब तक आप ग्रेस नहीं एंड ढूंढोगे सब कुछ डीएक्टिवेट हो जाता है। हम्म और ये मियाजाकी's चेस्ट, लिटिल ट्रेजर प्राइम्स। चेस्ट पे भी होता है, ये ट्रेजर चेस्ट पे भी होता है, ये जो चीज है टेलीपोर्टेशन टू अनदर realm। टेलीपोर्टेशन। एग्जैक्टली। ये टेलीपोर्टेशन को यूज करके, लेकिन वो जो डंजन डिजाइन किया था ना, वो बहुत बहुत सही लगा मुझे, सही सही लगा खतरनाक मुझे। था, खतरनाक है वो की बहुत अच्छा डिजाइन। डंजन डिजाइन था वो वाला। एग्जैक्टली भाई। लेकिन लिटरली गाइज, दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट फॉर मिस्टर साहिल भाई एज वेल एज बोनेट। आपको कैसा लगा आज के पॉडकास्ट में? यू मजा एंजॉयड आया। योर टाइम? मजा हाँ, आया? बहुत मजा आया। यप। बोनेट भाई आपको? इट वाज फन एक्चुअली, मजा आया। ग्रेट ग्रेट, हमें भी बहुत मजा आया। एंड यस गाइस, आगे और पॉडकास्ट आएंगे, बहुत चीजें आएंगी। वी आर प्लानिंग लॉट ऑफ स्टफ। अभी हमारा जो एडिटर है, ही सम फेसिंग इश्यूज रिगार्डिंग हिज पीसी, तो कुछ वीडियोस जो हम रिव्यू करना जा रहे हैं वो अभी थोड़े से हॉल्ट पर हैं, बट डेफिनेटली वी गोना पोस्ट दोज वीडियोस। आज मेरी खुद की हेल्थ ठीक नहीं थी, अदरवाइज मुझे गॉड ऑफ वॉर रिकॉर्ड करना था, बट डेफिनेटली आई एम गोना डू दिस। बट नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, आई विल नॉट बी अवेलेबल। तो we'll try to post more and more videos and we'll try to bring on more and more podcasts for you। बहुत गेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आने वाले टाइम पे, बहुत गेम्स आने वाली है नवंबर में। वी गोना डू अ गॉड ऑफ वॉर पॉडकास्ट, इट्स अ डेडिकेटेड पॉडकास्ट, और उसके लिए मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। सो team is here, we are here to discuss that stuff, and let's make it a big thing. And guys, your support is amazing. Thank you for all the support you've shown till now. And yes, we are nearing 350 subscribers, and yes, let's see how this goes. And आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया आने का, साहिल भाई, बोनट, रैंडो, कार्तिकेन, फोर्सफुल फॉर presenting this stream. Thank you brother, means a lot। आप बोले फोर्सफुल? ओके, वेरी क्यूट। ऑसम। अमेजिंग अमेजिंग, ऑसम। सो आप सबको किसी को कुछ बोलना है तो फील फ्री टू गो। नो, नथिंग एल्स, सब कुछ तो डिस्कस हो यप, चुका है No, वी नथिंग। आर no, सेट not टू गो। regarding the, but apart from अच्छा that. अच्छा, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। और भी कंटेंट्स यहाँ पे आते रहेंगे, एंड दिस इज the only channel in India that where we actually discuss about video games, which is something missing in our national gaming community. So um,
if you are kind of interested in seeing these kind of discussions, this is the place to be. Like, So, share, subscribe, and join the server if you haven't. एग्जैक्टली Yes, दोस्तों के yes. साथ भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, सब लोग मजे करो, यहाँ पे आके डिस्कशन करो. डिस्कशन जब करोगे देन Interest कम्युनिटी बनेगा. डेवलप होता है, एंड कम्युनिटी डेवलप होता है, एंड देन मे बी इन फ्यूचर our gaming scenario will be a lot better, a lot way better than what it is today. Yeah, definitely. Plus, वो That's community gaming streams भी हुई थी एक बार, so do check it out, guys. Like, members of yes. IGP can also join during streams. Yeah, exactly. We play together. IGP Play Week बीच में हम लगाते हैं. Most probably एक और हम प्लान कर रहे हैं IGP Play Week. तो डेफिनेटली यू गोना लव दैट, जिसमें सारे पैनल मेंबर्स मिलकर गेम्स खेलेंगे जो कि हम शेयर कर सकते हैं ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, और वो हम फिर अपने पार्टनर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ हम खेलेंगे डेफिनेटली. एंड साहिल भाई एंड बोनट। साहिल भाई एंड बोनट भाई, आप कुछ अपने थॉट्स दे सकते हैं फॉर IGP. मैं बस यही बोलूंगा कि आई रियली हैड फन, बिकॉज गेम के बारे में, गेम खेल लो, अगर सिंगल प्लेयर गेम खेलता है बंदा, अकेले अकेले खेलता है तो भी मजा आता है, लेकिन उसके बारे में जब बाद में दूसरों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो एक्चुअली और ज्यादा मजा आता है. सामने वाले का एक्सपीरियंस क्योंकि हमेशा अलग ही होता है अपने से, तो उस चीज में भी बहुत मजा आता है. तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट का. आई रियली लव्ड इट. मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि आपको मेरा चैनल मिला, आपने खुद मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका पार्ट करके, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया आज. नो, आई एम फीलिंग ऑनर्ड. एंड गाइज, मैं ये भी बता देता हूँ कि साहिल भाई इज द वन हु इज द पार्ट ऑफ द टीम ऑफ एल्डन रिंग. इन्होंने एल्डन रिंग के मेकिंग में कंट्रीब्यूट किया है. सो ही इज, हाँ, अगर आप नेमिंग पे भी जाते हो तो वहां पर भी इनकी नेमिंग आती है. हाँ. यस. नाम। यस. तो बता दीजिए आपने क्या किया था उसमें. मैंने एक्चुअली 2-3 एसेट्स बनाए थे. आई थिंक मैंने एक पूरा का पूरा चर्च भी बनाया है, 3 बंदों के साथ मिलके. तो मैं एक्चुअली गेम में वो चर्च ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी तक मिला नहीं है, बट आई थिंक इट्स इन लिंडेल. वो मुझे अभी गेम खत्म करने के बाद मैं ढूंढूंगा कि वो चर्च है कहाँ. अगर मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगा. Definitely. So he's the part of Elden Ring, and he has the naming as well in the credit scene. So it's a big achievement, and we are feeling honored to have you over here, Sahil bhai, थैंक यू. and giving the intels, which is very amazing. And Bonat bhai, your take on the IGP's platform, yeah. या सो ये मेरे लिए कुछ नया है, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज मैं अभी तक बस अकेले ही करता रहा हूँ. आई एम सोलो गोवर, एंड मैं एक्चुअली मैं बिल्कुल नया ही हूँ इन यूट्यूब और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइंड आउट कि इंडिया में भी मेरे जो साथ साथ इंटरेस्ट वाले हैं, कि मैं अकेला ही नहीं हूँ. जैसे एल्डन रिंग के साथ दर्द झेलना पसंद है, और ऑल्सो नए गेम्स का दर्द झेलना पसंद है, और भी है मेरे जैसे. सो इट वॉज ऑसम. और थोड़े दूसरे नए टेक्स सुनने को भी मज़ा आया, अपनी भावनाओं में बहने का मज़ा आया, एल्डन रिंग के बारे में बताने में अच्छा लगा. एंड या आई एम वेरी हैप्पी एंड जनरस for you to inviting me. Thank you everyone. Thank you for your kind support and love. So guys, I feel this is for today. आज का पॉडकास्ट यहीं तक था. आने वाले और पॉडकास्ट आएंगे. डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लो. एक बार कार्तिकेय ने एक बार 2-3 और स्पैम कर दो. सर्वर Already spammed. लिंक्स स्पैम कर दिया है, तो गाइस प्लीज डू चेक आउट द लिंक, उसको ज्वाइन कर लो. कोई क्वेश्चन है IGP से रिगार्डिंग, अगर आपको कोई वो चीज़ चाहिए, आपको और कुछ चीज़ों को पूछना है, किस तरीके से चलती हैं चीज़ें, जस्ट कम एंड आस्क योर क्वेश्चंस. हम आपको आंसर्स देंगे, एंड यस, यू गोना लव इट. So thank you everyone for joining. Thank you Sahil bhai. Thank you Kaarthekeyan. Thank you Rando. Thank you Bonat bhai. By the way, Bonat bhai, your good name? Pranav. Pranav. So thank you everyone, and thank you Forsy for presenting the series. You are amazing. So Yeah, thanks for having me. Thank you. Thank you. So bye bye guys. Take care. You guys are awesome. You guys just rock. Stay healthy, stay fit. Bye bye guys. Take care. IGP signing off. See you in the next podcast. Bye bye.